कुर्बान जाई उस बेला सुहावी जिस तेरे द्वारे आया। वो जब वक़्त याद आता है तो आँखें भरी आती है कि कितना सुंदर दिन था वो जिस दिन हमें गुरुजी ने बुलाया। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि कैसे हम गुरुजी के पास पहुँचे। दैट वाज़ एंड ऑफ 2005। हम किसी के पास काम से गए थे और वहाँ पर जब गए तो देखा उनका एक्सीडेंट हुआ हुआ है और ऑब्वियसली काम की बात छोड़कर उनके एक्सीडेंट पर बात आ गई और तब उन्होंने ज़िक्र किया गुरुजी का कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं और ऐसा-ऐसा थोड़ा-सा ही उन्होंने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। लेकिन दो आई एम फ्रॉम दैट टाइप ऑफ फैमिली जो नॉन बिलीवर्स इन गुरुज़, और हमारे लिए जो सबसे बड़ा पाठ और जो सबसे बड़ा जो मेरे फादर का समझाया हुआ वो था कि गीता, कि आप अपने कर्म करो, अच्छे कर्म करो और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो वही हम करते आ रहे थे, कृष्ण फॉलोअर थे। हालाँकि मेरे को फास्ट रखते-रखते मंडे के और थर्सडे के मैं फास्ट रखती थी और मंडे के फास्ट रखते-रखते मेरे को कम से कम 22-23 साल हो गए थे जब हम गुरुजी के पास पहुँचे। तो और थर्सडे की भी फास्ट रखते हुए 5-6 साल हो गए थे। मानती थी बहुत ज़्यादा शिव जी को, कृष्ण जी को, लेकिन बस यही माँगते थे कि ईश्वर इतनी भक्ति दे दो कि आपके दर्शन पाएँ। और उस दिन वो इतना सुंदर वेला आया कि हम गुरुजी के पास, उन्होंने बताया तो मेरे मुँह से निकला कि मुझे जाना है और गुरुजी के पास जाना है और आप ले चलेंगे? कहते हैं कि नहीं, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। मैंने कहा वो भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप हमें पहली बार लेके चलें। तो उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा आप यहाँ पर जल्दी पहुँचो। वो हम लोग अपने घर से 15 मिनट की ड्राइव पर थे वहाँ पर, तो मैं किसी और अपने रिलेटिव के साथ उनके घर गई थी, उन अंकल के घर गई थी। तो उसके बाद में मेरे हस्बैंड, मैंने बोले हमें कहीं जाना है, मत पूछना कहाँ क्यों, लेकिन बस हमें जाना है। और उससे पहले उस दिन, उस सुबह क्या हुआ था कि मुझे 4 बजे दर्शन हुआ थे कि एक फ्लाइंग स्नेक मेरे ऊपर आ रहा है और मैं बस ऐसे डरी हूँ और मेरी आँख खुल गई। तो मैंने किसी से पूछा कि मेरे को ऐसा ड्रीम में आया, तो उन्होंने बोला कि ये तो देवता के दर्शन है। तो उसके बाद में आई गई हो गई बात और उसके दिन वो पूरा ऐसे निकला और उस दिन गुरुजी का ज़िक्र हुआ और हम थोड़ी देर बाद, आधा घंटा पहले हम उन अंकल को मिल रहे हैं और 1 घंटे बाद वी वर ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। तो बस ये शुक्र है गुरुजी का, उनके बुलावे का, इतने इंस्टेंट का, कि एक भी दिन उन्होंने मेरा, उनके जानने के बाद मेरा वेस्ट नहीं हुआ। तो ये अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो शब्द चल रहा था वहाँ पर, श्वासा दी माला ना सिमरा मैं तेरा नाम। बहुत ही सुंदर लगा और वहाँ पर उस टाइम उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी जो-जो मैं करूँगा आप मुझे वैसे-वैसे फ़ॉलो करना और यही सब हम कर रहे थे। उस टाइम गुरुजी गद्दी पर नहीं थे। हम गए, बैठ गए, उसके बाद जब गुरुजी आए तो उनको देखकर ही हम दंग रह गए। इतना नूर, इतना नूरानी चेहरा और वैसे भी उस डिवाइन दरबार के बारे में ही देख के आई वाज़ अमेज़्ड, आई वाज़ ज़ैप्ड। तो वहाँ पर जब आए गुरुजी, पहले तो हमने गद्दी को ही जैसे उन्होंने प्रणाम किया था, हमने भी किया। उसके बाद गुरुजी आए, हम लोग सब खड़े हो गए, उसके बाद में गुरुजी को प्रणाम किया उनके चरणों में और तब ऐसा होता था कि जो भी नई संगत आती थी, वो इंट्रोडक्शन होता था लास्ट में। तो जब हम लोगों ने लंगर कर लिया और जब लंगर करके, नहीं, लंगर करने से पहले ही मैंने, मतलब मैं बहुत अमेज़्ड हो गई थी गुरुजी को देख के। तो मैंने कहा मुझे गुरुजी के बारे में और जानना है, मुझे गुरुजी के बारे में और बताइए। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा तो ओल्गा आंटी वो उनको लेकर आई थी, उन अंकल को जिस अंकल के थ्रू हम गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने बोला मेरे को, मैं तो खुद 2 बार आया हूँ गुरुजी के पास, आप इनसे जानो गुरुजी के बारे में। और
जिस तरीके से वो ओल्गा आंटी ने गुरुजी के बारे में मुझे नरेट किया, दैट वाज, आई मस्ट से, दैट वाज फॉलिंग इन लव विद एट फर्स्ट साइट विद गुरुजी। एक्चुअली में मेरे को सच्ची में प्यार हो गया था गुरुजी से। और जैसे जिसके साथ प्यार हो जाता है उसकी याद में आप रोते हैं, ऐसे ही मैं घर आके गुरुजी के लिए रोया करती थी। ये इस तरीके से वो था। और जब आज्ञा लेने के लिए हमने गुरुजी को माथा टेका, तो उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन पूछा, नाम पूछा, अंकल का नाम पूछा, मेरा नाम पूछा की कर दे हो। ये पूछने से सिर्फ ये नहीं होता, गुरुजी जानी जान अंतर्यामी सब पता है उन्हें। सिर्फ यही होता है कि वो उस तरीके से हमारे को ब्लेस करते हैं। तो उसके बाद लेकिन मुझे इतना तो बहुत ज्यादा तो नहीं मालूम पड़ा पाया था ना गुरुजी के बारे में। तो मैंने फर्स्ट टाइम में बोला, गुरुजी इन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि उस दौरान उस पीरियड में हम लोग ना अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। और क्या हुआ था कि अंकल ने अपना बिजनेस चेंज किया था और वो पोल्यूशन की वजह से उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, सीज हो गई थी। तो काफी उस टाइम हम प्रॉब्लम्स में आ चुके थे। तो मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी इन्हें आशीर्वाद दो। तो गुरुजी ट्वाइसली ही सेड, दे दिता, दे दिता, इतनी जोर से। तो और मुझे तो उस टाइम उनकी ये ब्लेसिंग्स की इतनी अहमियत भी नहीं मालूम थी कि ये उन्होंने जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमें दी है, इसकी कितनी ज्यादा महिमा है और कितना ज्यादा हमको बख्शिश मिल गई है गुरुजी की। तो बस उसके बाद में हमारा आना शुरू हो गया। हम गुरुजी के पास हर हफ्ते, कभी हफ्ते में 2 बार, कई बार 4 बार ऐसे आना शुरू हो गया हमारा। हाँ, एक चीज जो मैंने फर्स्ट डे गुरुजी के वो माथा टेकते हुए मैंने अरदास करी, क्योंकि बताया मैंने आपको कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से हम लोग निकल रहे थे और बच्चे मेरे उस टाइम बड़ी क्लासेस में आ चुके थे। तो वो भी बहुत टेंशन बनी रहती थी कि उनको सेट करना है। और मैंने जब माथा टेका तो मैंने यही बोला, मैंने कहा गुरुजी इन्ना बख्श देना कि तुहाडे कोल आने ਲਈ सोच ना पाए, क्योंकि जो हमारा घर है वो एम्पायर स्टेट से काफी दूर, तो ऑब्वियसली आने जाने में पेट्रोल लगता है। उसके बाद गुरुजी की कृपा देखिए, छोटे बेटे ने पेट्रोल डलवाया। तो कई बार स्लिप्स भरवाते लकी ड्रॉ की, तो ऐसे ही उसने भर दिया। फोन आता है कि जी आपका फ्री पेट्रोल निकला है। तो हैरान कि कैसे, फ्री पेट्रोल तो कभी नहीं निकला किसी का। तो उसने बोला मम्मा ऐसे ऐसे फोन आया। मैंने कहा बेवकूफ बना रही है। तो कह रहे कि ना हमको ना काफी दूर फरीदाबाद रोड पर वहां पर बुला रहे हैं, तो इतना दूर जाना था। तो मैंने कहा कि वहां तक जाने का भी पेट्रोल लगेगा। एक्चुअली में उस टाइम हम सोचा करते थे कि गाड़ी जब निकालनी है तो ऐसे फालतू की वेस्ट हम लोग नहीं चलाया करते थे गाड़ी। तो मैंने कहा वहां तक जाने का भी पेट्रोल वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। उसके बाद दोबारा फोन आया कि जी आपका 25 लीटर्स पेट्रोल निकला फ्री। तो मैंने फिर मना कर दिया, लेकिन ना मेरे बेटा उसने पापा को बोला कि पापा ऐसे ऐसे फोन आया, मेरे को यही था कि महिंद्रा क्लब वाले बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो कहते चल कोई नहीं, हम चल के देखते हैं। वो हमेशा इनकरेजिंग रहते हैं बच्चों को। तो वो और छोटा बेटा गए वहां पर, और फिर वहां से फोन किया कि नहीं 25 लीटर पेट्रोल नहीं मिला हमें। तो मैंने कहा देखा बेवकूफ बनाया। कहते नहीं नहीं हमें 75 लीटर पेट्रोल फ्री मिला है। तो इमेजिन, जो मैं गुरुजी को अरदास करके आई थी कि गुरुजी इन्ना बख्श देना कि आने सोच ना पाए, गुरुजी ने हमको पता नहीं कितनी बार का आने जाने का पेट्रोल ही फ्री कर दिया। और उसके बाद उस टाइम पर हमारे पास जो गाड़ी हुआ करती थी दैट वाज 800। तो और उस 800 के जब हम वो कुछ दिनों के बाद मेरे को, हमें जाते जाते 1 सवा महीना हो गया होगा, 1.5 महीना हो गया होगा। तो मेरे को ड्रीम में दर्शन हुए कि गुरुजी हमारी गाड़ी में ड्राइविंग सीट के पीछे वाली जगह पर बैठे। तो अब सबको मालूम है कि जो गुरुजी के जो दर्शन होते हैं वो डिवाइन दर्शन होते हैं। इट्स नॉट ओनली अ ड्रीम, इट्स अ डिवाइन दर्शन। मैं सुबह उठी, नीचे गई, उस जगह को मैं
प्रणाम करके आई गाड़ी में कि गुरुजी आपके चरण इस गाड़ी में पड़े, धन्य हो गई हमारी गाड़ी, क्योंकि वो सचमुच दर्शन होते हैं, गुरुजी एक्चुअल में करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ड्रीम में दिखता है। तो उसके बाद उस गाड़ी का कमाल देखो कि उसकी एवरेज, कोई मेंटेनेंस नहीं था, कुछ नहीं था। 14 होती थी जब हम गाड़ी चलाते थे पहले, और उसके बाद धीरे-धीरे उस गाड़ी की एवरेज 23 तक पहुँच गई। इट्स नॉट अ ये कि एकदम से हुआ, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो गुरुजी की कृपा लोगों पर, हम संगत पर तो वो करते ही करते हैं, लेकिन उनकी कृपा ये हमारे वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस, सबके ऊपर होती है। इसका इसके साथ ही कनेक्टेड एक ऐसा हो रहा है कि मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक थी, लेकिन वो उसने पानी लेना बंद कर दिया। तो जब वो क्या होता था कि बाकी पूरी तरीके से ठीक हो रही चल काम कर रही थी, तो क्या करना पड़ता था हमें कि हम उसमें टब में ऊपर से बकेट से पानी डाला करते थे। और जो मेरी वॉशिंग मशीन है दैट इज़ केप्ट एट हाइट एंड आई एम शॉर्ट हाइटेड, देन माय हस्बैंड ही यूज्ड टू pour the buckets into that। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि अब वो डालते-डालते उनकी भी कमर टूट गई कि भी मेरी दुखता है। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बोला, "गुरुजी मैं ना थक गया बाल्टियाँ पा-पा के, वो ना तुसी ठीक कर दो है।" इमेजिन, ही डिड द अरदास और वो वॉशिंग मशीन हमारी ठीक हो गई, उसने खुद से पानी लेना स्टार्ट कर दिया। तो गुरुजी की ऐसी-ऐसी कृपा है कि वो हमारे ऊपर तो होती है, लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर भी होती है। और हमारी जो 800 गाड़ी का जो मैं बताऊँ, उस टाइम इतनी नई संगत को गुरुजी ने इतनी ब्लेस करी थी गाड़ी की, उसमें इतनी नई संगत मंदिर गई है, एम्पायर स्टेट गई है, मैं क्या ही बताऊँ। और उसके जो हमारी कोई मेंटेनेंस नहीं होती थी, मैंने आपको बताया, और जो टायर्स थे, वो उसके रून हो गए थे। और मतलब अगर कभी पंचर हो जाए, तो पंचर वाला भी अपनी जान पर होता है कि इसमें मैं क्या पंचर लगाऊँ? तो लेकिन आप कृपा देखो गुरुजी की कि इतनी संगत कि कभी भी वो हमारे 800 में 6 लोगों से कम होते ही नहीं थे। कभी-कभी तो कोई बच्चा और होता था छोटा, तो वो 7-7 लोग भी गए हम लोग उस गाड़ी में। तो 6 तो हम लोग होते ही होते थे, 5-6 5-6 तो 5 तो आ ही जाते हैं, लेकिन 6 तो हमेशा ही होते थे। तो उसके बाद में लेकिन और उस वक़्त में जो बड़े मंदिर का रास्ता है, वहाँ पर पत्थर डले हुए थे रास्ते में, सड़क पर, और उसके ऊपर मिट्टी डली हुई थी, और पूरी गाड़ी डग-डग, डग-डग, डग-डग करते हुए ऐसी जाती थी। लेकिन मंदिर जाना, मंदिर आना इतने लोगों के साथ, लेकिन कभी भी वो पंचर नहीं हुई, क्योंकि ब्लेस्ड गाड़ी गुरुजी ने करके दी थी हमें वो। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैं एक बार क्या हुआ कि आपको मैंने बताया कि ऐसे हम कभी हफ्ते में 1 बार, 2 बार, कभी तो चारों के चारों दिन हम लोग चले जाते थे। और होता क्या था कि गुरुजी ने डेज़ फिक्स कर दिए थे, लेकिन हम लोग इतने, गुरुजी की इतनी कृपा रही, हमारा उन्होंने कोई डे फिक्स नहीं किया। हम जब मन में आता था तब बस चले जाते थे। और एक हफ्ता ऐसा आया कि हम जा नहीं पाए, किसी वजह से हम जा नहीं पाए। तो मैं वो चारों दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, चारों दिन मैं रोती रही कि गुरुजी बुला लो, किसी तरीके से बुला लो। कुछ प्रॉब्लम था जो हम, ना हस्बैंड अवेलेबल थे, ना बेटा अवेलेबल था, तो कि हम मंदिर जा पाएँ। तो गुरुजी ने मेरे को, और मैं हर वक़्त वो चारों दिन यही सोचती रहती थी, अभी चाय प्रसाद हो रहा होगा, अभी शबद चल रहे होंगे, अभी लंगर हो रहा होगा, ऐसे ही सोचती रहती थी। लेकिन वो हम नहीं जा पाए, तो मैंने शायद गुरुजी को इतना रो-रो के आपकी अरदास से वो परेशान करा था। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, और वो एम्पायर स्टेट की जो किचन है, उसके दरवाजे के बाहर वो मरून टी-शर्ट एंड क्रीम ट्राउज़र्स पहनकर खड़े हुए हैं। और वहाँ पर मेरे को बोला, जब मैं वहाँ पर पहुँची हूँ, तो मैंने गुरुजी को प्रणाम करके, तो गुरुजी ने मुझसे ड्रीम में ही पूछा, "तू आई क्यों नहीं पिछले हफ्ते?" तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के कहा, "गुरुजी थानू सब पता है मैं क्यों नहीं आ पाई।" तो उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीक जब मैं गुरुजी के पास पहुँची,
तो Guruji was wearing that maroon t-shirt and cream trousers, and at that place, उसी जगह पर गुरुजी, और उनको वो देख के मैं कहा, हाय गुरुजी, मैंने तो आपको इन्हीं कपड़ों में इसी जगह आपके दर्शन पाए थे। और मैं रोना स्टार्ट हो गया, और मैं, वही है ना, हम लोग कमले लोग हैं कि गुरुजी के दर्शन में गुरुजी को बताने की कोशिश कर रही हूँ, और जबकि है कि गुरुजी के दर्शन तो हम उनकी कृपा, उनकी मर्जी के बगैर पा ही नहीं सकते। ड्रीम में भी दर्शन उनकी मर्जी के बगैर हमें नहीं हो सकते। तो मैं उनको बताया, और गुरुजी उस टाइम इतना ब्लश करते थे, उन्होंने, गुरुजी ने ना ब्लश किया और अपना फेस टर्न कर लिया। गुरुजी को प्रणाम करके हम वहीं बैठे, और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, और बहुत ही सुंदर वो ब्लेस्ड डे था मेरा। उसके बाद एक, मैं ये बताती हूँ कि जो भी हम गुरुजी के बारे में बात करते हैं, जो भी हम गुरुजी के बारे में सोचते हैं, गुरुजी सब जाने जाने, वो सब उन्हें पता होता है कि हम घर में क्या बात कर रहे हैं, या उनके पास आते हुए भी रास्ते में क्या बात कर रहे हैं। एक बार 2 सितंबर 2006 की बात है, बहुत बहुत तेज बारिश हुई, और हमें ये लगा हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं ना, जबकि गुरुजी बोलते हैं कि अपना दिमाग, ईगो, जुतिया नाल छड़ के आया करो, और अपनी मैं, तो लेकिन हम लोग ऐसे ही है ना, कमले लोग की अपना दिमाग लगाते हैं। हमें लगा आज तो बहुत बारिश हुई है, सारा दिन बारिश हुई है, आज तो संगत बहुत कम होगी, आज तो गुरुजी से बातें करने का बहुत मौका मिलेगा। तो हम लोग गए, आईआईटी गेट तक हमारी स्मूथ चली गई, कोई गाड़ी में रुकावट नहीं आई, कुछ नहीं आई, मतलब स्पीड नॉर्मल। और आईआईटी से उसके बाद एम्पायर स्टेट, ऐसी गाड़ी स्नेल स्पीड पर हो गई। पूरे 3 घंटे हमें आईआईटी गेट से एम्पायर स्टेट तक लगे, बिल्कुल। और जो हम वहां पर पहुंचे थे, हम वहां जाके पहुंचे रात के 11 बजे मंदिर, और रास्ते में हम बात कर रहे थे कि अब तो चाय प्रसाद भी बंद हो गया होगा, अब तो लंगर शुरू हो गया होगा, अब तो बहुत भूख भी लग रही है। तो अंकल बोले कि और उसके बाद जब 11 ही बज गए, तो लंगर प्रसाद भी बंद हो गया होगा। तो अंकल बोले, लेकिन यार भूख बहुत लग रही है, लेकिन ना कुछ भी हो, मैंने कहा अब तो बस अब गुरुजी का ना माथा टेक के दर्शन करके ही वापस आएंगे। तो अंकल बोलते, लेकिन नहीं, जब तक कम से कम 2 शब्द ना सुन ले, तब तक अच्छा नहीं लगता। कम से कम 2 शब्द तो सुनने को मिले। तो जब हम वहां पहुंचे, गुरुजी ने पूरे 2 शब्द सुनवाए, चाय प्रसाद भी पिलाया, लंगर भी कराया, और खूब देर तक बिठाया। और उसके बाद हमें काफी लेट नाइट जाके हमें आज्ञा मिली घर आने की। तो ये कृपा है कि जो हम बातें कर रहे होते हैं, वो सब गुरुजी को पता चलती है, कि सब उनको मालूम होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो कई ऐसे सत्संग है मेरे कि जिसमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारी एक बात गुरुजी जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब हम गुरुजी को आज्ञा लेने के लिए माथा टेक रहे थे, तो जो लाइन में लोग आगे थे, वो हर उस दिन गुरुजी से बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा, अरे वाह, आज तो गुरुजी बहुत अच्छे मूड में है, तो मैं भी बात करती हूँ आज। क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी थी, तो मन में बस यही होता था कि पूछे कि कब खत्म होंगी गुरुजी ये सब प्रॉब्लम। तो जैसे ही मैंने पहुंची, और मैंने बोलने के लिए मुंह अपने, मेरी सिर्फ लिप मूवमेंट, मुंह का ऐसा, लिप भी बने थे मेरे, बोल भी नहीं पाई थी, ऐसे हुआ था गुरुजी के लिए, मुंह के लिप्स ऐसे हुए थे। तो गुरुजी ने बोला, पूछीदा नहीं है, ओगर और पीछे चली जाती है। जिस तरीके से मैंने इशारा किया, एग्जैक्टली गुरुजी ने यही बोला। तो ये बहुत बड़ा एक लेसन था हमारे लिए, कि जो कुछ भी है वो सब हम गुरुजी पर छोड़ दें। उन्हें मालूम है कब हमें ब्लेस कर, कौन सी चीज कब उन्होंने ठीक करनी है, कब क्या देना है। तो वो जब देंगे, हमें बेस्ट देंगे। अगर हम मांगेंगे, तो वो हमारी इच्छा तो जरूर पूरी कर देंगे, लेकिन वो फिर पेरिशेबल, और उसका हमें मूल्य भी चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दें। उसके बाद बताती हूँ मैं, नवंबर 2006 में मेरी 4 सिस्टर लॉज हैं।
उसमें उस टाइम क्या हुआ था कि साइमल्टेनियसली मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड माउथ कैंसर हुआ और उनकी सर्जरी, और जो सेकंड नंबर वाली सिस्टर इन लॉ है उसको हार्ट अटैक। तो मैंने दोनों के लिए अरदास करी, दोनों ही बहुत स्पीडी रिकवरी और बहुत जल्दी ठीक हो गए, उनका माउथ कैंसर भी और वो भी। और उसी से कनेक्टेड मैं आगे भी बताती हूँ। तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये जो मैंने अरदास करी है, ये उस वजह से हुआ या अपने आप से वो ठीक हुए। तो 2015 वही जो जिया जी जिनको माउथ कैंसर हुआ था, उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी। तो ओपन हार्ट सर्जरी उनकी काफ़ी रिस्की हो गई, उनकी रिकवरी ठीक से नहीं हो रही थी। तो हमें जो फ़ोन पर आया था, तो मैंने दोबारा से गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी कुछ करो। तो गुरुजी ने मुझे उस वक़्त जवाब दिया टेलीपैथिकली, 10 साल मैं पहले ही दे चुका। तो देन आई कैलकुलेटेड तो एग्ज़ैक्टली 10 साल हो चुके। तो उसके बाद गुरुजी ने आगे कुछ नहीं बोला, तो वो क्लियर था एंड ही डाइड। तो ये, और तब मुझे ये समझ में आ गया कि उस वक़्त जो मैंने अरदास करी थी, वो कबूल करी थी गुरुजी ने। उसके बाद मेरा जो छोटा बेटा है, वो कॉमर्स लाइन में था, मतलब 11th-12th में उसने कॉमर्स ली थी, लेकिन उसका चाइल्डहुड ड्रीम था कि वो पायलट बनना चाहता था। और जब उसने 11th में, क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे 10th में, तो वो साइंस नहीं ले पाया। मैंने बोला, मैं कहा ऋषभ, तेरा तो चाइल्डहुड ड्रीम खत्म, लेकिन उसका नहीं हुआ था खत्म। 12th करने के बाद उसको कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, अपना बीबीए कर रहा था, लेकिन बीबीए करते करते ही मेट विद एन पायलट, और उसको वो हो गया कि वो अभी भी ये पायलट का वो कर सकता है, सिर्फ उसको एक फिजिक्स क्लियर करना होगा, क्योंकि मैथ्स ही हैज ऑलरेडी क्लियर। और उसने हमें बोलना शुरू कर दिया, मैं फिजिक्स क्लियर कर दूंगा और उसके बाद में आप मुझे पायलट बनाओगे। मैं हम यही बोलते थे कि ऋषभ, फाइनेंशियल कंडीशंस तुम देख रहे हो, क्या घर की चल रही है बेटा, पायलट का कोर्स सबसे एक्सपेंसिव कोर्स होता है, कैसे करवाएंगे। लेकिन ही हैज सॉरी ही हैज इमेंस फेथ ऑन गुरुजी। उसने बोला गुरुजी करवाएंगे, आप नहीं करवाओगे मम्मा, गुरुजी करवाएंगे। और उसके बाद शायद उसकी जो अरदास होती थी गुरुजी के आगे, वो शायद यही होती होगी, वो हमें नहीं मालूम कि वो क्या करता था। लेकिन मेरे को वहां पर एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे टेलीपैथिकली गुरुजी ने दिखाया कि एक अंकल को उन्होंने ऋषभ का हाथ पकड़ाया और कहा लेफ्ट फॉर एनु पायलट बना दे। और उसके बाद उन अंकल को मुझे 4 साल बाद जाके पता चला कि उन अंकल को गुरुजी ने फिजिकली बोला था कि इसको, ऋषभ को एनु पढ़ एनु एस मुंडेनु पायलट बनना। और ऋषभ को ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए थे कि ऋषभ जो है वो एक प्लेन उड़ा रहा है, और उससे गुरुजी सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हैं और वो अरदास कर रहा है, और बाकी प्लेन में सारी संगत है। और वो ऋषभ अनाउंस कर रहा है गुरुजी को प्रणाम करके कि अपनी सीट बेल्ट एंड ऑल दैट वो फिक्स कर लो, इस तरीके की उसने ड्रीम देखा। तो मुझे लगा कि अगर गुरुजी ये दिखा रहे हैं तो जरूर इसका वो होगा, पूरा होगा। उसके बाद गुरुजी ने उसके जो ऑब्स्टिकल्स थे पायलट बनने के लिए, पहले उसका फिजिक्स का क्लियर होना, उसने हमें यही बोला कि मम्मा मुझे सिर्फ 2 महीने की ट्यूशन लगा दो, मैं 11th-12th की फिजिक्स क्लियर करूंगा पहले। क्योंकि हमारे को यही था कि पढ़ाई में नॉर्मल है कि इसके फिजिक्स क्लियर ही नहीं होगा तो होगा ही नहीं, इसका ये बात बनेगी नहीं इसके पायलट बनने की। लेकिन जब उस रब की मेहर हो जाए, उस हमारे दीनदयाल की मेहर हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता। उस बच्चे ने जो 11th-12th की फिजिक्स से सिर्फ 2 महीने की ट्यूशन पढ़ के उसने क्लियर किया, बहुत अच्छे नंबरों से फिजिक्स क्लियर करी और प्रैक्टिकल भी क्लियर किया।
इतने अच्छे नंबर उसके 12th में नहीं आए थे, बाकी किसी इतने अच्छे सब्जेक्ट में जितने उसने फिजिक्स में स्कोर किए। ये उसने नहीं किए, ये सिर्फ हमारे गुरुजी की कृपा थी, मेहर थी कि जो ऐसा हुआ। उसके बाद एक जब हमारा अंक का गुड टाइम्स चल रहे थे, तो उन्होंने एक अपने फ्रेंड को फ्रेंडली लोन दिया था, काफ़ी अच्छा बिग अमाउंट का। उस टाइम वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बिग था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के तो दिया, वो उसको प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर में कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो इन्होंने यही बोला, "पीयूष जी कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, मेरे पैसे आप कभी भी आ जाएँगे। आप पहले अपनी बाकी प्रॉब्लम्स, बाकी जिनका देना है आप उनका वो कर लो।" लेकिन उसके बाद उसकी शायद प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ही लेफ्ट इंडिया। हमें मालूम ही नहीं पड़ा। कब वो इंडिया छोड़ के कहाँ गया, ये भी नहीं मालूम। 10 साल हो गए। हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। हमारे उससे पहले गुरुजी के पास आने से पहले हम किसी भी मंदिर में जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो जब हम प्रॉब्लम्स में आए तो वो अपना दिया हुआ पैसा याद आता था। तो हम तब माथा टेकते थे कि ईश्वर हमारे वो पैसे वापस दिला दे। लेकिन ये काम भी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ने किया, क्योंकि उन्होंने सारी ऑब्स्टिकल्स ऋषभ की क्लियर करनी। उसको बुलाया और उसने हमारा मुझे इंडिया पहुँच के फ़ोन किया और पूछा कि आशु पहचाना? मैं कहा नहीं, नहीं पहचाना, लेकिन मुझे फ़ैमिलियर वॉइस लग रही है, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैंने आपसे बात करी हुई है, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो तब उन्होंने बोला कि मैं वो बोल रहा हूँ जिसके लिए तुमने मंदिरों में बहुत माथे टेके, बहुत अरदासें करी। तो मैं बोली, मैं कहा पीयूष भैया? तो कहते हाँ। और फिर पूछा मनचंदा जी कहाँ है? मैंने कहा वो तो उदयपुर गए हैं। कहते उनको बोल देना भगौड़ा वापस आ गए। बताइए ऐसा कौन बोल सकता है, कौन करवा सकता है हमारे गुरुजी के अलावा? क्योंकि गुरुजी ने सारा करवाना था ये, ऋषभ की सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी ने ही करवानी थी। और उसके बाद उससे हमारा जो भी वो उसने देना था पैसा, वो उसने दिया। और वेरी नेक्स्ट डे इन्होंने बोला चलो पीयूष जी ये सब हुआ, आप अगले दिन आइए। वो भी हमारे साथ मंदिर भी आए हैं, उन्होंने भी दर्शन करे हैं कई बार गुरुजी के, पीयूष भैया ने। तो उसके बाद अगले दिन जब उन्होंने हमारा पूरा लोन क्लियर किया, तो इन्होंने फ़ोन किया कि चलो पीयूष जी आप आइए, नेक्स्ट डे हम लोग डिनर इकट्ठे करेंगे एंड हैव अ गुड टाइम। तो लेकिन अगली सुबह जब इन्होंने फ़ोन करा, नॉट रीचेबल, फ़ोन डज़ नॉट एक्सिस्ट। उसके बाद वो कहाँ गायब हुए, किधर गए, हमें आज तक नहीं मालूम पड़ा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी की कृपा थी, जो उन्होंने हमारे वो दिलाई। तो और उसके बाद अ अ, ऋषभ का फिज़िक्स का क्लियर हो गया, जो मनी प्रॉब्लम था वो क्लियर हुआ। उसके बाद इसके लोन का भी बहुत ज़बरदस्त सत्संग है, अ, कि कैसे इसका लोन भी क्लियर हुआ। वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए उसको जस्ट आई एम कटिंग इन शॉर्ट कि गुरुजी ने इसका लोन भी सारा किया। और उसके बाद इमेजिन कंप्यूटर से कभी कोई मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन जो उसके बाद में जो हमारे को रीपे करने वाली इंस्टॉलमेंट थी, वो इतनी कम थी कि हम जब उसको कैलकुलेट करते थे तो हमारे को समझ में नहीं आता था कि इतना कम पे करके हमारा ये लोन उतरेगा कैसे? ये तो पूरा होता ही नहीं है, इसमें तो इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा कि कोई इंटरेस्ट भी जा सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि उस टाइम हमारी जो कैपेबिलिटी थी उतना ही लोन पीरियड, उतना ही लोन रीपे करने की थी। तो उसके बाद पूरे 7 साल का वो रीपे का पीरियड था। पौने 7 साल के बाद उनका बैंक से फ़ोन आता है, जी आपका इतना रहता है और आप इतना सारा इकट्ठा पे करिए। तो हमने कहा ये तो हमारी गलती नहीं है, हमारी मिस्टेक नहीं है, ये तो आप लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक है, हमारे एंड पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप हमारा ये एक्सटेंड करिए। और उस टाइम तक हम लोग गुरुजी की कृपा से
काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में से निकल चुके थे, तो बड़े आराम से हम रीपे कर सकते थे। लेकिन चूँकि वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से मिस्टेक हुई थी, तो वो उन्होंने मानी और हमारा पीरियड वो और एक्सटेंड हुआ और उसमें जितना भी अमाउंट बचा था, वो आराम से हमारा रीपे हो गया। अब बात आती है कि ऋषभ के जो उसका वीज़ा लगा कनाडा का, गुरुजी ने उसको कनाडा भेजा पायलट बनने के लिए। जब वो गुरुजी उससे पहले कहाँ वो गया है 22 अगस्त 2007। उससे पहले गुरुजी ने अपना शरीर शारीरिक रूप अपना चेंज कर लिया था, अपना चोला बदल लिया था। तो उससे पहले क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ हमारे घर पर। सत्संग तो नहीं मैं बोलूँगी कि गुरुजी का मैसेज था वो। 29 मई 2007 मेरा तब मंदिर हुआ करता था मेरी किचन के सामने, एक कबर्ड थी, उस कबर्ड के अंदर और नीचे मेरे सारे भगवान जी थे, गुरुजी थे, शिव परिवार था, जो आज भी है मेरे पास और ऊपर वाले शेल्फ पे शिव जी की मूर्ति थी, जिनको मैंने हार पहनाया हुआ था और कुछ भी नहीं था एक ऊपर वाली शेल्फ में, सिर्फ एक शिव जी की मूर्ति थी। मैं गुरुजी की कृपा से शिव पुराण काफ़ी टाइम से पहले से ही गुरुजी के पास पहुँचने से पहले ही मैं पढ़ रही थी। तो मैं शिव पुराण उस टाइम 29th में शाम का वक़्त, शाम 6 साढ़े 6 का वक़्त मैं शिव पुराण पढ़ रही थी और मुझे पढ़ते-पढ़ते मुझे कुछ खिसकने की आवाज़ आई। तो मुझे हुआ कि मैं सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो देखूँ क्या खिसका। इससे पहले कि मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो पाता, वो शिव मूर्ति और खिसकी जबकि उसके पीछे कुछ नहीं, उसके आजू-बाजू कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रीज़न ही नहीं और वो शिव मूर्ति नीचे गिरी और उसकी जो माला थी, वो जाके जो मेरे नीचे वाले शेल्फ में शिव परिवार जो काफ़ी अंदर जाके था, वो उस पे जाके पड़ी, वो माला। अब अगर आप साइंटिफिकली सोचिए, टेक्निकली सोचिए, तो कोई भी एक चीज़ जो ऊपर से नीचे गिरेगी, उसकी सारी चीज़ें नीचे ही गिरनी चाहिए। उसमें से माला निकल के नीचे वाले शेल्फ में इतना वापस अंदर की तरफ आए और शिव परिवार पर गिरे, दैट वाज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जो शिव मूर्ति नीचे गिरी, वो यहाँ तक, इतने पोर्शन तक इंटैक्ट और नीचे वाला पोर्शन उसका पूरा खंडित। और उसके टुकड़े पूरे घर में एक-एक जगह। मेरे किचन से मेरी बालकनी काफ़ी दूर है। मेरे वो ड्राइंग रूम, मेरे बेडरूम, बालकनी और किचन में तो जाना ही जाना था। मेरे बाकी के मतलब तीनों में सब जगह वो उसके टुकड़े वहाँ पर गए। उस टाइम सिर्फ़ मैं और मेरा बड़ा बेटा अंकित वो घर पर थे। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ देख के कोई भी कि ऐसे खंडित होना मूर्ति का, मुझे लगा कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ बैड ओमेन। तो मैं बहुत चिंता में मैंने कहा अंकित कोई बहुत बड़ा कुछ बुरा होने वाला है, कुछ तो है, ये कोई मैसेज है जो मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या है। और उसके बाद टेक्निकली, साइंटिफिकली कि वो माला जाके अंदर वाले शेल्फ में जो जाना, वो भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। खैर खंडित मूर्ति कहते रखते नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे को उसको प्रवाह करने का बिल्कुल भी मन में नहीं आ रहा था और मैंने उसके एक-एक टुकड़ा चुना, उस खंडित मूर्ति के साथ वो मैंने रखे और मैंने वो करके एक स्टील के डब्बे में बंद करके रख दिया। और उसके बाद ये 29 में शाम 6 बजे की बात है और 31st में अर्ली मॉर्निंग वो जो बहुत दुखदाई खबर जो मिली हम लोगों को गुरुजी की, वो तो बर्दाश्त से मामला बाहर ही था। उस टाइम तो नहीं समझ में आया, उस टाइम तो दिमाग सुन, शरीर सुन, सब कुछ वो हो गया था। हमें ये लगा कि फिर से हम अनाथ हो गए। हमारे को जो माँ-बाप मिले थे,
यही सोचते थे कि गुरुजी अब है, अब तो हमें जिंदगी की चिंता ही नहीं है कि हमारे बाद हमारे बच्चों के लिए भी गुरुजी है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे उस चीज को। बाद में उस चीज को मैं रिलेट कर पाई कि वो गुरुजी ने मुझे उस टाइम, जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई थी, जो हमें बाद में पता चला, कि वो मेरे को उसी टाइम उन्होंने इंडिकेशन दिया था, मैं शिव हूँ, मैं हाँ, ते मैं रवांगा। मेरे शरीर से प्यार नहीं करो, मेरी सोल से प्यार करो। लेकिन कोई भी इतना बड़ा लॉस, अपने फादर, अपने गुरु, अपने रब का जाना नहीं हो रहा था टॉलरेट। तो मैं रोना मेरा बंद नहीं हो पा रहा था। घर आके भी कितने दिनों तक मैं रोती जा रही थी। उस वक्त गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और मेरे को बोला, मंग की मंगनी है। तो मेरे को तब गुरुजी ने यही बोला। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये बोला कि आ की मांग लिया, कह के ही डिसअपियर। ये गुरुजी के लीला करने के बाद, चोला छोड़ने के बाद, ये 2 दिन 3 दिन के बाद की बात है, जो मुझे गुरुजी ने दोबारा ड्रीम में दर्शन दिए। उसके बाद खैर धीरे धीरे मंदिर जाते रहे हम लोग। मंदिर हमारा जाना नहीं रुका। वहां पर बहुत टाइम तक, क्योंकि एम्पायर स्टेट में ही हमने गुरुजी को पाया था, तो हमारा बड़े मंदिर में दिल भी नहीं लगता था। जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मन टिकने पे नहीं आता था, ध्यान बंटता था। फिर उसी टाइम गुरुजी का हुक्म आया, आदेश आया, एंड ही सेंट मी फॉर सेवा, कि जा पीछे सेवा कर। और वो सेवा फिर उसके बाद गुरुजी अपने आप आगे 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 बख्शते गए हमें। और उसके बाद उसी दौरान गुरुजी के लीला करने के बाद जून जुलाई जुलाई में जाके ऋषभ का वीजा लगा। और उसके बाद उसके कनाडा जाने का वक्त आया। जब वो कनाडा, उसको हम एयरपोर्ट छोड़ने गए, दैट वाज 22 अगस्त 2007। तो वहां पर हम उसको बोला कि ऋषभ, अब तू जा रहा है, तो अपने सारे सामान का ध्यान रखना, और हम तब तक एयरपोर्ट पर बाहर खड़े हैं जब तक तेरा अंदर से फोन नहीं आ जाएगा कि सब कुछ क्लियर है। तो इसका फोन नहीं आया। हम लोग 2 ढाई घंटे वहां पर खड़े रहे, लेकिन इसका फोन नहीं आया। लेकिन बहुत इमेंस फ्रेग्रेंस गुरुजी की आई। मैंने तब अंकल का हाथ पकड़ा, मैंने कहा गुरुजी जा रहे हैं साथ में, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो। और हम एयरपोर्ट से निकल आए। हम लोग बंगला साहब गुरुद्वारे की रेड लाइट पर थे जब हमें ऋषभ का फोन आया कि मम्मी एवरीथिंग इज ओके, मेरा सारा सब कुछ थ्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा सब चेक इन हो गया, और अब मैं प्लेन में बैठने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो गया मेरा, मैं प्लेन में बैठने जा रहा हूँ। लेकिन उस वक्त गुरुजी ने एक और मिरेकल किया। ये जब प्लेन में बैठा, इसने वेस्ट पाउच में अपने डॉलर्स रखे थे, कुछ यूएस डॉलर्स थे, बाकी कैनेडियन डॉलर्स थे। अब 17-18 साल का बच्चा प्लेन में बैठा, और जब वहां पर इसने सीट बेल्ट लगाई, तब इसने रियलाइज किया कि वो जो वेस्ट पाउच अपना जिसमें डॉलर्स थे, वो तो अपना ये सिक्योरिटी चेक पर ही भूल आया। लेकिन गुरुजी ने इसको सोची दी कि अगर अब तूने ये बोला कि मैं ये अपना वेस्ट पाउच भूला है, तो तेरे को कोई नहीं उतरने देगा। इसने बोला जी मैं तो अपना वीजा और पासपोर्ट वहीं पर ही भुलाया हूँ, सिक्योरिटी चेक पे। अगर आप मुझे जबरदस्ती ले जाओगे तो मेरे को तो वो डिपोर्ट करके वापस भेज देंगे। अब आप बताइए। तो उस टाइम पायलट से बात हुई, पायलट ने एग्री किया और इसको नीचे उतरने का वो दिया। ये उन्होंने बोला कि तुम फटाफट जाओ और फटाफट आओ। और ये सीढ़ियां उतरा, भागता हुआ गया।
लेकिन उस टाइम फ़िल्मी सीन क्रिएट हो गया था एयरपोर्ट पर कि उन्हें लगा, क्योंकि टेररिज़्म उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था, तो कहा कि एक 17-18 साल का छोटा-सा बच्चा नीचे उतरा है और वो भाग रहा है, पूरी सिक्योरिटी उसके पीछे, और वो भागता हुआ भाग सिक्योरिटी चेक पर गया और उसने बोला मेरा ऐसे-ऐसे वेस्ट पाउच रह गया। उन्होंने बोला कि क्या था? उसने कहा डॉलर्स थे। कितने थे? तो उस टाइम वो बफ़ल्ड था, तो उसने बोला कुछ इतने हैं, कुछ इतने हैं, अब मेरे को एग्ज़ैक्टली इस टाइम याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम माइंड एकदम ऐसा ज़ैप्ट हो जाता है। तो उन्होंने बोला उसका बगैर कोई नुकसान हुए वो लेके वापस आया। तो ये भी गुरुजी की कृपा है कि बच्चे को माइंड उस तरीके से चलवाना, ये सिर्फ़ गुरुजी ही करवा सकते थे कि प्लेन में बोर्ड करने के बाद वो वापस उतरना और उसका दोबारा से रीबोर्डिंग करवाना। तो ये सिर्फ़ और पता था कि हमने कितनी मुश्किलों से उसको ये सब पैसे दिए हैं, तो कितना कृपा उन्होंने करी कि उसका कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है कहीं न कहीं। तो वहाँ पर गए, कनाडा पहुँचा, वहाँ पर इसकी पायलट ट्रेनिंग शुरू हुई। लेकिन कनाडा में जो फ्लाइंग है वो इतनी ईज़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ऊपर-नीचे होती है, कभी लो सीलिंग का मतलब कि क्लाउड्स बहुत नीचे है कि जो छोटे प्लेन्स हैं वो नहीं उड़ सकते। कभी बहुत ज़्यादा विंडी है, तो बहुत विंडी होने में भी छोटे प्लेन्स कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो ट्रेनी पायलट्स शुरू में होते। तो कभी थंडर स्टॉर्म्स हैं, कभी कुछ है, तो विंटर्स में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि इतना स्नोफॉल होता है, इतनी जब रेनी सीज़न होता है तो भी वो छोटे प्लेन्स उड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो उन्होंने साल सवा साल का इसका पीरियड था, वो लंबा-लंबा होते-होते काफ़ी आगे चला गया, 2 ढाई साल हो गए, लेकिन हमारा जो पीरियड था, लोन पीरियड, वो हमको बैंक वालों ने बोल दिया कि जी आप पूरी फीस ले लीजिए, नहीं तो हम आपको बाकी की फीस नहीं दे पाएँगे। तो हमने कहा हमने आज भी देनी है, कल भी देनी है, क्योंकि जितने आवर्स हो रहे थे उस हिसाब से हमें फीस हमने ट्रांसफ़र करवानी होती थी। तो हमने कहा चलो ठीक है हम भेज देते हैं, लेकिन जब हम पूरी फीस वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दी, उसके थोड़े टाइम बाद वो जो स्कूल था उसका जो ओनर था उससे कुछ गलती हो गई, उसका लाइसेंस स्ट्राइक पे चला गया और वो उसका स्कूल बंद हो गया। जो ट्रांसपोर्ट कनाडा ने उसका लाइसेंस कैंसल कर दिया और स्कूल ही बंद हो गया, वो फ्लाइट स्कूल। तो अब बट ऋषभ ही वाज़ नोवेयर, ना उसका कंप्लीट हुआ था और फीस भी पूरी जा चुकी थी। फीस भी हमें उससे वापस नहीं मिल रही थी। हमने काफ़ी उसको मेल्स करे, काफ़ी बोला, लेकिन नहीं हुआ, जा चुका था हमारा। ले अब अगर वो इंडिया वापस आता है, तो कहीं पर भी उसकी स्टैंडिंग नहीं रहती। लेकिन उस बच्चे को इतना इमेंस फेथ था गुरुजी के ऊपर, इतना इमेंस फेथ है गुरुजी के ऊपर कि उसने हमें कुछ नहीं बोला, ही स्टार्टेड वर्किंग। बहुत बहुत ज़्यादा उस बच्चे ने मेहनत करी। 16-16 घंटे उस बच्चे ने दिन में काम किया और मालूम था कि मेरे पेरेंट्स की कंडीशन ऐसी नहीं है कि अब वो मुझे दोबारा और फीस दे पाएँ और पैसे दे पाएँ। उसने खुद सेव किया, अपने सारे खर्चे भी निकाले, कई बार ज़रूरत पड़ने पर हमें भी भेजे और अपने पैसे जमा किए, और वो जमा करने के बाद उसने कुछ सालों में अपने फीस जमा कर ली और उसने नया फ्लाइंग स्कूल रिकवर किया, उससे बहुत बेटर। और उसने अपनी पहले वो ओंटारियो, टोरंटो में था, तो उसने अपना सस्केचुअन वो आ गया, सैस्कटून अ, जो सिटी का नाम है, वहाँ पर आया और वहाँ पर उसने एक फ्लाइंग स्कूल में अपने पूरे एविएशन के आगे अपना कोर्स करने के लिए, उसका ग्रेजुएशन करने के लिए उसने अपना एडमिशन लिया। 31st दिसंबर को 2011 उसका ये सारा खत्म हो रहा था, जो स्टडी परमिट था, और 1 जनवरी से उसके नए कॉलेज का शुरू हो रहा था। और वहाँ पर 1 जनवरी से उसका नया कोर्स शुरू हो रहा था। उसने वो स्टार्ट किया और अभी और उसने रिन्यूअल के लिए अपना अप्लाई कर दिया ऋषभ ने। लेकिन हुआ क्या कि उसका कुछ दिनों के बाद
अभी 15 दिन ही हुए होंगे कि 20 दिन हुए होंगे उसको स्कूल ज्वाइन करे, कि उसका आ गया कि लेटर आ गया कि उसका स्टडी परमिट रिन्यूअल नहीं हुआ। तो उसने अपने वहां जाके प्रोफेसर से बात करी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, तो अब मैं क्या करूं। मतलब उस केस में जो वो फीस जमा करा चुका था वो भी फीस उन्होंने वापस नहीं करनी थी स्कूल में। और अगर वो इस टाइम, और उन्होंने बोला था कि लीव कंट्री एट वंस, अगर वो कंट्री छोड़ के आ जाता है अपनी, तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि उसकी कहीं कोई स्टैंडिंग ही नहीं रह गई, ना वो एविएशन हो पाया, ना कोई और कोई कोर्स हो पाया, तो वो यहाँ पर इंडिया आके भी क्या करता। तो उसने जो वो प्रोफेसर कॉन्फिडेंस में लेके बात बताई थी, उसने क्या किया, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को बता दिया, क्योंकि ही वाज इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो लेकिन उल्टा हुआ, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में बोला कोई बात नहीं ऋषभ, यू कंटिन्यू, तुम अपना स्टडी कंटिन्यू कर लो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम देखेंगे। तो उसके बाद में उसका 4 महीने का, अप्रैल में उसका कोर्स कंप्लीट होना था। उससे पहले ऋषभ ने वो फॉर्म रिन्यूअल के गुरुजी के आगे समर्पित किए। गुरुजी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ करवाना है पेपर, मैं ਤੁਹਾਡਾ ही नाम लेके पढ़ रहा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ पायलट बनाना तो रखो, नहीं है तो जो तुम्हारी मर्जी। उनको समर्पित करके उसने दोबारा रिन्यूअल अपना स्टडी परमिट के लिए भेज दिया। और पूरा उसका जो सेशन था वो बड़ा स्मूथ उसका कवर हो गया। अप्रैल में एग्जाम्स भी हो गए और 1 मई को उसका स्टडी परमिट का रिन्यूअल का आ गया। तो ये कृपा है गुरुजी की। और उस वक्त उसने कई लॉयर से भी किया था, कांटेक्ट किया था कि अब ये सिचुएशन हो गई है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो कोई 7,000 मांग रहा था, $7,000, कोई $5,000, कोई $12,000, कि हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे, लेकिन गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। और सब यही बोलते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें ये कंट्री छोड़नी ही होगी। तो अब इसने ये बोला कि गुरुजी मैंने तो फीस ही इतनी मुश्किल से इकट्ठी करी है, अपनी जमा करी है, तो मैं ये कैसे, मैं इनके कहाँ से दे दूंगा। मेरे तो लॉयर भी आप, जज भी आप, सब कुछ आप जानो आपने क्या करना। और उसका बच्चे का विश्वास और गुरुजी की कृपा कि उसका दोबारा से स्टडी परमिट हुआ और उसका वर्क परमिट भी आया साथ में, और उसने पूरे स्मूथली कंप्लीट किया। और बहुत अच्छे मार्क्स से गुरुजी की कृपा से उसका वो ग्रेजुएशन, जो एविएशन की ग्रेजुएशन थी वो उसकी कंप्लीट हुई। एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट ही इज फ्लाइंग एज अ पायलट। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की मेहर है कि क्या। और अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इसका तो पायलट बना ही, इसके लिए तो हमारी इतनी जद्दोजहद हुई। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा, उसने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी, अंकित उसका नाम है। और अब उसने बोला कि मम्मी मुझे तो मास्टर्स करनी है, वो भी मुझे यूएस से करनी है। मैं बोला, मैंने कहा बेटा तुम दोनों बच्चे बहुत गजब हो, एक कहता है पायलट बनना, एक बोलता है एमबीए फ्रॉम यूएस। कि मैं इनका पापा के पास पैसे नहीं और तुम कैसे ये सब सपने देखते हो। कहते गुरुजी करवाएंगे, आपने थोड़ी करवानी है, आपने थोड़ी करवानी है। उस टाइम वो जॉब कर रहा था दिल्ली में, और उसने बोला चलो पहले मैं जीमेट का एग्जाम तो देता हूँ। उसने ना कोई अपने कोई उसका ट्रेनिंग ली, ना कोई अपना कोई स्कूल ज्वाइन किया जीमेट का एग्जाम देने के लिए। सिर्फ एक हफ्ता अपने ऑफिस से छुट्टी ली, और एक हफ्ता छुट्टी के बाद उसने अपने एग्जाम दिए और बहुत अच्छा स्कोर उसने करा। उसके बाद में लेकिन ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद हिज स्कोर। तो उसने ये बोला कि मम्मी गुरुजी से पूछो मैं दोबारा दे दूं। तो गुरुजी ने यही जवाब दिया, कमलिया है भी मैं दिते, कोई लोड़ नहीं, दूजी बार देंगे तभी नहीं आने। तो ये जवाब आया। मैंने बोला इनका बेटा इसी से तेरी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी, जो तू चाहता है वही कर। और उसका भी यही फेथ कि आप नहीं करवाओगी, गुरुजी करवाएंगे। तो कहता है मम्मी मेरे वीजा के लिए आप अप्लाई करो, गुरुजी को सॉरी अरदास करो।
तो मैंने कहा बेटा 1 टू 1 कनेक्शन गुरुजी के साथ अपनी अरदास खुद करो। कहता नहीं, आप ही करोगे। तो मैंने गुरुजी को जाके यही अरदास करी, गुरुजी आ कहंदा मैनू MBA करने उत्थे जाना, अगर ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ इसका फ्यूचर वहां अच्छा है तो तुसी जानते हो तो ता वीजा लगवाना, नहीं तो ना लगवाना। और गुरुजी कंडीशंस अप्लाई, फीस भी आपने ही भरनी है, तुहानू पता मेरे को नहीं हैगी पैसे। और गुरुजी इसका वीजा लगवाया। और जब ये वीजा के इंटरव्यू के लिए गया अंकित, तो वहां पर जिस विंडो पे 5 में से 4 रिजेक्शन हो रहे थे, तो इसने उस टाइम गुरुजी को अरदास की, गुरुजी मेरा इस विंडो पे नाम ना आए, दूसरी विंडो पे नंबर आए। तो गुरुजी ने इसको टेलीपैथिकली जवाब दिया, कंजरिया वीजा उन्हें नहीं, मैं लाना है। एग्जैक्टली इसको यही बोला गुरुजी ने अंकित को। और इसका उसी विंडो पर जिसपे ये डर रहा था, उसी विंडो पर नाम आया और इसको वीजा ग्रांटेड। इसका गया। और कहाँ से इसके MBA के लिए पैसे आए, कैसे कैसे हुए, हम आज भी रिकॉल करें तो हम नहीं कर सकते कि कैसे इसके पैसे फीस के गए। हमें नहीं मालूम, ये गुरुजी ही जाने कैसे कैसे उन्होंने करा है। और उसके बाद में इसका वहां का मैं सुनाती हूँ सत्संग कि हम सुनते थे कि जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको वीक में 20 आवर्स की जॉब मिल जाती है। लेकिन पूरा फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, इसको जॉब नहीं मिली। तो वो खर्चा भी ऑब्वियसली भेजना ही था बच्चे के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी पूरी तरीके से ना आप ना निचोड़ते हो हमें कि हर बच्चे को वहां पे जाके इसके सारे जो रूममेट्स हैं उनको मिल गई है जॉब, इसी को नहीं मिली है, इसी को नहीं आप दे रहे। ये खर्चा भी आपने गुरुजी वो नहीं निकाल पा रहा है बेचारा, हमें भेजना पड़ रहा है, कुछ तो गुरुजी कृपा करो। तो गुरुजी का जवाब आया कि मेरा बच्चा छोटी मोटी नौकरी थोड़ी करूंगा। गुरुजी ने इसकी जॉब लगवाई एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर in the same college. He was studying as well as he was teaching अपने जूनियर्स को। इसको अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस मिला। और जो मेरे को बचपन से, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट रहा है बचपन से, तो मेरे को यही था कि कभी बच्चे मेरे को स्कॉलरशिप ला के देते मेरे। तो वो भी गुरुजी ने देखो, जो माओ के मनों में भी जो इच्छाएं होती है ना, वो भी गुरुजी कैसे पूरी करते हैं कि वहां पर मेरा गुरुजी ने इच्छा पूरी करी, वहां इसको स्कॉलरशिप भी मिली। तो और जो इसकी जॉब का भी साथ साथ बता देती हूँ। वहां पर फिर जब जॉब की बारी आई तो जॉब इसको ये भी नहीं कि फटाफट मिल गई, थोड़ा टाइम जरूर लगा। क्योंकि गुरुजी जब देते हैं जरूर है, अगर देर करते हैं तो लेकिन बेस्ट चीज देते हैं। जिस कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में इसको ऑफर आया, इसका इंटरव्यू हुआ, इसका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने बोला वी आर ऑफरिंग यू द हायर पोस्ट फॉर विच यू हैव अप्लाइड। और बोला कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। तो जितनी इन्होंने, इसने अंकित ने बोली उतनी उन्होंने बोला ओके डन, और उससे हायर पोस्ट इसको ऑफर किया। कहते क्योंकि आप हमें बहुत अच्छे लगे हो तो हम आपको उससे हायर पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। तो ये कृपा है गुरुजी की हमारे, कि इतनी कृपा कि अपने बच्चों को कितना ध्यान रखते हैं वो, कि क्या मैं बताऊं। अब ये तो हो गया बच्चों का। उसके बाद मैं बताती हूँ कि अंकित के जाने से पहले जो हमने उसके ये सारा प्रोसेस शुरू करने से पहले गुरुजी ने मुझसे एक सत्संग करवाया। मैं मंडे का दिन था, फरवरी का महीना 2011 में ही हमारे यहाँ सत्संग हो के चुका था, काफी अच्छे स्केल पर। अच्छे स्केल पे इन द सेंस कि काफी संगत आई थी, 150 के करीब करीब संगत आई थी। और फरवरी का फर्स्ट वीक 21 जनवरी को हुआ था। और मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में ही मैं गई मंदिर। मंडे का दिन था तो मैं वहां पर बैठी, तो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि चल सत्संग करवा। हाँ जी गुरुजी, तो कहते जल्दी करवा ले।
तो हाँ जी गुरुजी। तो उसके बाद मुझे डेट दी, इस तारीख को कराना है, और फिर मुझे मेन्यू बताया क्या बनाना है। और उसके बाद मुझे ये भी हुक्म दिया कि तू अपनी सेवा वंडनी नहीं है, ए तू सारी सेवा खुद करनी है। तेरे तो ज्यादा लोग की ना बुलाए जाए तो 40-50 लोकां ਨੂੰ बुला ली, लेकिन सारा लंगर खुद बनाना है। जो हुक्म मालिक का। तो उसके बाद सारा कुछ मेन्यू बता के, डेट बता के, टाइम बता के, और ये बोला कि अभी दरबार में ये दो, एक अंकल और एक आंटी बैठे हुए थे, तूर आंटी और दुआ अंकल, उनको बोला कि इनको अभी बता दे, इनको अभी सत्संग का बोल दे। तो हाँ जी, और वो लोग हमारे घर से काफी दूर रहते हैं, लेकिन जब गुरुजी का हुक्म होता है और गुरुजी के प्यार में सब खींचे चले आते हैं। वो लोग आए भी और उन्होंने आके यहाँ पर सत्संग भी किए। तो ये कृपा है, मेहर है गुरुजी की। उसके बाद जब अंकित ने जाना था तो शुक्राने का सत्संग करना था, तो वो 31 जुलाई 2012, उस दिन गुरुजी ने ऋषभ को पहले ही ये मैसेज दे दिया था कि मम्मी नु कह दे संगत बहुत आएगी, उस तो संभले नहीं संभलेगी। तो मेरे को ऋषभ ने मैसेज दिया कि मम्मी लंगर ज्यादा बनाना। और उषा आंटी ने एक बात बोली थी, जब उषा आंटी का हम लोगों ने सत्संग सुना था, तो कि जब गुरुजी कोई आपको ब्लेस करते हैं, कोई भी चीज, कुछ भी हुक्म देते हैं, तो वो सिर्फ एक बारी के लिए नहीं होता, वो हमेशा के लिए होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ कि उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा कि जो भी लंगर होता है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारा लंगर खुद बनाऊं। हाँ, सिर्फ चपाती प्रसाद, क्योंकि वही बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो ज़रूर मैं दे देती हूँ। सॉरी गुरुजी अगर वो भी मेरे से गलती होती है तो। तो मैंने उस दिन तब एक, अगर आप लोगों को डेट का अगर किसी को भी याद हो, तो उस दिन नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गई थी और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में लाइट नहीं थी, मेट्रोस भी बंद हो गए थे 31 जुलाई 2012। तो उसी दिन गुरुजी का सत्संग था शाम को 7 बजे। अब इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी, और ऊपर से सत्संग, और गुरुजी का ऊपर से हुक्म की संगत बहुत आई। पूरा घर खाली कर दिया था और सारी जगह सब कुछ था, लेकिन उस दिन एक्चुअली में वही जो गुरुजी ने कहा था, इतनी संगत कि जैसे फंक्शंस में होता है बड़े मंदिर में कि लाइन खत्म ही नहीं होती है माथा टेकने वालों की, वैसे ही उस दिन हुआ। जब तक तो मेरी आँखें बंद थी, ध्यान लगा हुआ था तब तक ठीक, लेकिन जब मेरी आँखें खुली तो हम इतने बुद्धू लोग हैं कि करवान करने वाले वो, सत्संग उनका मेहर करने वाले वो, हम ऐसी टेंशन लेते हैं। फिर तो मेरी आँखें नहीं बंद हुई कि संगत का वो जो फ्लो देखकर हमारे पूरे कमरे, पूरा घर जैम पैक्ड, और जैसे एम्पायर स्टेट में होता था कि सब लोग ऐसे करके बैठते थे, टाँगे चौड़ी करके, मतलब पूरी आलती-पालती मार के नहीं बैठ सकते थे एम्पायर स्टेट में, इतनी संगत होने लग गई थी। तो ऐसे ही उस दिन सब लोग ऐसे करके बैठे हुए, सटे हुए, तो फिर भी और संगत, तो अंकल ने मुझे बोला कि ऐसा करो, मुझे चादरें निकाल के दो कि छत पर टेरेस पे अरेंज करें, क्योंकि संगत को और कहाँ बिठाएँ, सीढ़ियों में संगत। तो फिर मैंने कहा, मैं जब मैं उठी और मैंने वो किया, तो मैंने कहा सारी कबर्ड्स के आगे तो संगत बैठी है, मैं उठाऊँ कैसे संगत को अलमारियाँ खोलने को, चादरें निकालने को। तो लेकिन कैसे अरेंज हुए, कहाँ से वो मुझे दरिया मिली और ऊपर बिछे, और ऊपर में लाइट का अरेंज भी गुरुजी ने करवा दिया। और लेकिन आप ये देखिए कि अब फैन का उस टाइम खड़े पैर कहाँ से हो, वो गुरुजी ने किया काम। इतना मौसम बढ़िया कर दिया और इतनी ठंडी हवा चली कि किसी को भी वहाँ पर दिक्कत नहीं हुई। अब उसके बाद जब लंगर बरताने की बारी आई तो मैं ना वो लोग जैसे होता है कि एक्स्ट्रा भी रिफिल करते हैं लंगर में, तो कि कुछ और चाहिए अंकल, कुछ और चाहिए, ये तो करते, तो मेरे को यही था, मैं धीरे से उनके कान में जाके बोलूँ
कि प्लीज मैंडेटरी लंगर दे दो, अभी रीफिल मत करो, रीफिल मत करो। तो वो कहते हैं आंटी चिंता ना करो, गुरुजी बैठे हैगे, गुरुजी बैठे हैगे, तो कुछ लोड़ नहीं चिंता करन की। और एग्जैक्टली गुरुजी ने कैसे उसमें बरकत डालते गए, आप देखो वो घर भी एक्सपैंड हो गया, सब कुछ हो गया। और 350 से ऊपर लंगर संगत आई। कैसे वो लंगर पूरा हुआ मैं नहीं जानती। और उसके बाद में जब मैंने ड्रम्स देखे, देखा कि ना ब्रिम के आसपास थोड़ा थोड़ा लंगर था, तो मैंने कहा चलो इतना इतना बच गया, बहुत सारे लोग लेकर भी गए प्रसाद। तो वो मैंने जब इस तरीके से लंगर ड्रम्स को साफ किया, पूरा किया, तो वो 1.5 किलो के पतीले भर गए, जो ब्रिम में थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे लगा हुआ लंगर था। तो इट वाज अमेजिंग कि ये कहाँ से, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन प्रसाद था। सारी चीजें बची, चाहे वो दाल प्रसाद था, चाहे वो सब्जी प्रसाद था, चाहे वो रायता प्रसाद था, चाहे वो मीठा प्रसाद था, सारी चीजें गुरु जी की कृपा से बची। और वो सारा हमारे लिए डिवाइन प्रसाद था जो गुरु जी ने हमें बख्शा। उसके बाद 2011 की ये बात है। मेरे को हाँ सॉरी, उससे पहले की मैं बात बताती हूँ। 2009 में ओल्गा आंटी के साथ में आई गॉट कनेक्टेड। ओल्गा आंटी के साथ में तो कनेक्शन में तो हम मतलब कांटेक्ट में तो हम पहले से ही थे काफी, लेकिन थ्रू सत्संग आई गॉट कनेक्टेड। उन्होंने मेरे को बोला कि आशु आ जाया कर, ऐसे ऐसे हमने फ्राइडे को सत्संग शुरू किया है। और तब हम लोग इतने कम लोग होते थे, 5-6 लोग घर के अंदर सत्संग करना, और उसके बाद गुरु जी की महिमा का बखान करे जाना। और मन ही नहीं होता था वहां से उठने को। हम लोग तो क्रॉकरी की प्लेट्स लेकर आते थे, डोंगों में डालना लंगर और ऐसे सर्व करना। लेकिन धीरे 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 संगत बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि फिर जब कोई भी आराम से वो बोलता था ना कि अगला सत्संग मेरे यहाँ या अगला सत्संग मेरे यहाँ, तो अब तो वो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी ओल्गा आंटी को कि ओल्गा आंटी हमें डेट दो सत्संग के लिए। तो मेरे को जो पहली सत्संग की जो मुझे डेट मिली वो थी 11 दिसंबर 2009। उस वक्त में जब ये 2 महीने पहले ही मुझे डेट मिल गई थी, तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं हमारे घर पर। तो अंकल को मैंने बताया, तो अंकल के मन में आया कि यार हम सत्संग तब करवाते जब ऋषभ का पायलट ट्रेनिंग पूरी हो जाती, या एक अंकल का एक ऐसा ऑफिस था जिसके पेपर्स नहीं थे, उनके पास पेपर्स मिसप्लेस हो चुके थे या थे ही नहीं, जो भी आप समझे उसके। तो वो यही चाहते थे कि अब वो किसी भी तरीके से कोई भी वो सेल हो जाए, क्योंकि जो नीचे प्रॉपर्टी डीलर था उसको मालूम पड़ गया था कि हमारे उस पास उसके पेपर्स नहीं है, तो वो कब्जा करने के फिराक में था। तो अंकल ने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी मैं तो ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ सकता, अगर उसने कब्जा कर लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप ही देखो इसको। तो उसने बोला कि जी मैं आसानी से कब्जा कर सकता था, मुझे मालूम था आपके पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पाया, मैं मन नहीं किया मेरा। तो हमें मालूम था कि कौन सी पीछे शक्ति लगी हुई है कि जो वो नहीं कर पाया, या जो वो नहीं करने का मन हुआ उसका, व्हाटएवर। तो उसके बाद में जब अंकल ने मुझे बोला कि यार वो ऑफिस बिक जाता तो हम कुछ करते, तो मैंने मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा गुरुजी को शर्तों पे मत बुलाओ, गुरुजी हारे आने दो। लेकिन उस टाइम मेरे और पता नहीं क्यों अंकल के मुंह से बार बार ये निकलता था कि शिव जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं। और जैसे सबको पता है, पूरी संगत को पता है कि गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, तो हम सफाइयों में लग गए। मतलब 2 महीने से हम लोग सफाइयों में लगे हुए थे। एक एक कोना हम लोगों ने पूरा साफ, इवन जो डबल बेड के अंदर के भी बॉक्स होते हैं वो भी खोल खोल के हम लोगों ने साफ किए बड़े ही प्यार से। और बार बार यही लगता था शिव जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं। और उसकी तैयारी में मेरे साथ गुरु जी की एक संगत सुदक्षिणा, शी इज बंगाली, और बहुत वो भी गुरु जी के साथ प्यार के साथ बहुत ही प्यार से अटैच्ड है। तो उसने बहुत ही प्यार से इतने डेकोरेटिव दिए बनाए। तो हम लोगों ने काउंट किया कि इतनी स्टेयर्स हैं, इतने हमारे दिए लगेंगे,
तो फिर ये हुआ कि अरे, क्योंकि आई एम ऑन थर्ड फ्लोर, तो टॉप फ्लोर है मेरा। हुआ कि अरे गुरुजी अगर ऊपर से आ गए तो हमने कहा ऊपर से भी नीचे तक दिए लगाएंगे और नीचे से आते आते तक तो पूरे दिए लगाएंगे लगाएंगे। अब सिर्फ एक दिया शॉर्ट पड़ रहा था कि वो दिया लेना है, तो उसको इतना वो श्योर थी कि नहीं सेम दिया मिल जाएगा। वहां पर गए, वहां पर ढूंढा, वो जो आंटी थी दिए जो सेल कर रही थी, वो कहते नहीं है ऐसा दिया, इस शेप का दिया मेरे पास नहीं है। तो नहीं एक दिया है तुम्हारे पास में। हम लोग इतने श्योर थे कि गुरुजी हमारी सीक्वेंस नहीं टूटने देंगे। और एक्चुअली हमने उसकी पूरी कोशिश सारा कुछ किया। एक्चुअली सिर्फ सुदक्षिणा ने ये सारे काम किया, तो उसने निकाला और वो मिल गया वो दिया। जो इमेंस फेथ था कि नहीं एक दिया जो शॉर्ट हो रहा है वो मिल जाएगा, वो मिल गया। और गुरुजी अपने जवाब भी बहुत ही प्यार से देते हैं अगर हम कभी किसी कंफ्यूजन में हो जाएं कि इस तरीके से कि हमारे को कोई भी काम करने में कोई कंफ्यूजन हो। तो मैं और सुदक्षिणा जब हम दरबार की सेटिंग डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे को ये था दिसंबर का, आपको मैंने बताया कि 11 दिसंबर 2009, ठंड का मौसम, और मेरा उस टाइम जो ड्राइंग रूम था वो काफी क्लोज्ड था उस टाइम। कोई हवा का मतलब नहीं, सारे दरवाजे बंद। तो मैंने बात हुई कि यहाँ ऐसे गद्दी बनाएंगे और इधर में साइड पे यहाँ पर गुरुजी का भोग रखेंगे इस पर टेबल पर। तो मैं बोल रही थी कि गुरुजी के लेफ्ट साइड पे, तो उसने बोला ना गुरुजी तो राइट साइड से खाएंगे, राइट हैंड साइड से। तो मैंने कहा मालूम नहीं, मैंने कहा लेकिन राइट हैंड पे मुझे ना सेटिंग सही नहीं लग रही है अगर हम गुरुजी के भोग की टेबल वहां रखते हैं तो मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं, इस तरफ वो है। तो जो गुरुजी का जवाब आया कि अब वो हम आपस में आर्गू कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो कह रही है ऐसा होना चाहिए। तो ओम और एक ओंकार उस टाइम जो जो अब आजकल जैसे मिल जाते हैं तब आसानी से नहीं मिलते थे। तो वो पेंट करे थे, एक कार्डबोर्ड पे बनाया था ओम और एक ओंकार, बड़े डेकोरेटिव। वो एकदम से 22 फुट दूर एक खाने में रखे हुए थे, उसमें जो शोकेस के खाने में रखे हुए थे, वो ऐसे जुर करके ऐसे आया और लेफ्ट साइड कि जो हम आर्गुमेंट में, तो वो गुरुजी ने जवाब दिया कि नहीं ये यही। हम लोग तो पहले यही हैरान कि ये उड़ के यहाँ तक कैसे आया, 22 फुट का डिस्टेंस उसने कैसे कवर कर लिया, ना कोई हवा ना कोई कुछ। तो फिर बाद में समझ में आया कि ये जो हम आर्गुमेंट में थे कि नहीं कि गुरुजी का भोग का टेबल इधर लगेगा कि इधर लगेगा, तो वो ये। तो सिर्फ ये सत्संग सुनाने का मतलब यही है कि गुरुजी अगर हम किसी कई बार कंफ्यूजन में या आर्गुमेंट में रहते हैं तो गुरुजी हमारा वो भी दूर कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ बस ये है कि सच्चे दिल से अगर हम उनके चरणों में लगे रहें। और उसके बाद अ, जो गुरुजी के आगे टेबल रखा था उसमें एक कॉर्नर में कड़ा प्रसाद था, बीच में गुरुजी की ज्योत जल रही थी और बाकी 3 कॉर्नर्स में वो दिवाली टाइप दिए थे जो लगे हुए थे। उसके बाद वो जो मेरी टेबल थी उसपे आइवरी वर्क हुआ हुआ था। और जब उसको ऑब्वियसली मैंने गुरुजी के चोले के साथ मैचिंग उसके ऊपर में पहले नीचे 2 नए-नए कवर्स बिछाए और उसके ऊपर में जो गुरुजी की गद्दी के साथ मैचिंग था वो टेबल कवर बिछाया। लेकिन फ्राइडे को सत्संग हो गया और जो आरती थी, जो शबद के बाद आरती थी तब 2 चला करती थी। एक गुरुजी की आरती, अ, एक तो चलती थी जय शिव ओंकारा और दूसरी चलती थी जय श्री गुरुदेवा, जो सदा आंटी ने गाई हुई है। और हमने कई बार प्लेलिस्ट चला के देखी थी, वो बिल्कुल ठीक थी, प्रॉपर चल रही थी। लेकिन जब आरती हुई तो जय शिव ओंकारा और उसके बाद में जय श्री गुरुदेवा नहीं चली, दोबारा से जय शिव ओंकारा। तो मैंने अंकित की तरफ, तब अंकित यहीं इंडिया में ही था, तो अंकित की तरफ, बेटे की तरफ इशारा करके पूछा कि ये क्या हुआ? तो ही सेड आई डोंट नो क्या हुआ कंप्यूटर में।
तो अब ये है कि जो शुरू हो गई है उसको रोक नहीं सकते, तो दोनों बार हमने वही चलने दी। बाद में मैं गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये हुआ क्या? तो कहंदे तू ही तो कहंदी सीगी शिव जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, क्योंकि तू तो कदी नहीं किया गुरु जी आ रहे हैं कार, तू तो हमेशा यही किया ना, शिव जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, तो शिव दी आरती होनी सीगी। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे जवाब दिया। तो गुरुजी के कुछ भी होने में उनके जवाब इस तरीके से होते हैं, उनके ऐसे होते हैं काम। उसके बाद हम अगले दिन गए, गुरुजी का शुक्राना मंदिर में कर आए। कि गुरुजी आपकी कृपा से बहुत अच्छा हो गया। इतनी फ्रेग्रेंस थी और बहुत ही सारी संगत बहुत खुश, लंगर बहुत स्वाद बना हुआ था और बहुत खुश लंगर संगत जी गए सारे। उसके बाद जब हम संडे को दरबार उठाने लगे, तो देखा कि ना दिया चिपक गया। अगर कोई भी चीज़ चिपक गई है, तो आप होता क्या है कि अगर वो कपड़ा जो उसके नीचे बिछा हुआ है, तो आप उसको कपड़े को खींचेंगे तो वो चीज़ निकल जानी चाहिए, इट्स अ कॉमन सेंस। लेकिन कुछ भी हमने कर लिया, ना वो कपड़ा हीट करने से हुआ, ना कुछ हुआ, वो हिले ही नहीं। एक दिया आराम से निकल गया, दूसरा दिया थोड़ी टग ऑफ वॉर मतलब काफ़ी मेहनत करने से निकला और तीसरा दिया तो निकले ही ना। हार के हमने क्या बेवकूफियां करी, हमने उस पे वो खुरपी, हथौड़ी, चाकू सब लगा लिए, लेकिन ना वो दिया टूटे, ना वो निकले, ना ही वो कपड़ा खींचने से निकले किसी भी तरीके से। अब यही हमें था कि अगर दिया टूटता है तो टूटे, लेकिन ये उठे तो सही, कुछ भी ना हो। उसके बाद एकदम निकालते-निकालते मतलब एक दिन से अगला दिन भी हो गया। एकदम से मेरे अंकल को ये लगा कि ओह माय गॉड! दिस इज़ गुरुजी's शक्ति। जैसे अगर जो भी एम्पायर स्टेट गए हैं, तो जहाँ गुरुजी वो चेस्टर पे बैठा करते थे, वो साइड बोर्ड पे बैठा करते थे, वो जगह उनकी इतनी एनर्जी होती है गुरुजी में, इतनी एनर्जी, क्योंकि वो पूरा बर्न हो गया हुआ था, पूरा ऐसे निशान बना हुआ है उसके ऊपर में, जहाँ गुरुजी ऐसे आलती-पालती मार के वो चेस्टर पे बैठ जाया करते थे, पूरा वो काला हुआ हुआ था, क्योंकि इतनी एनर्जी है हमारे गुरुजी में। तो वो गुरुजी की एनर्जी है जिससे वो दिए स्थापित हुए हैं। तब इन्होंने बोला गुरुजी ये तो आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, ये तो आपकी एनर्जी से यहाँ पर फिक्स हुआ है और हम ऐसे बेवकूफ हैं कि हमने इस पर हथौड़ियाँ और चाकू और खुरपियाँ मारी हैं। तो इन्होंने बहुत माफिया मांगी। उसके बाद संगत जी वो वैसे ही उठ गया जैसे कि एक खाली कप ऐसे उठता है टेबल से, वो माफी मांगने के बाद। तो ये गुरुजी की कृपा। उसके बाद जो ओल्गा का सेकंड सत्संग की मुझे डेट मिली, वो मिली थी मुझे 8 अप्रैल 2011। उसके बाद उसके बीच में हमारे और सत्संग ज़रूर होते रहे, लेकिन ओल्गा वाला सत्संग जो था वो मुझे मिला 2011 का। उसके बाद में मुझे फ़रवरी में उसका फ़ोन आता है ओल्गा का कि गुरुजी का हुक्म है कि आप अपने घर को रेनोवेट करो। ये वाली जो सत्संग की डेट है, ये मैं आशु तुम्हारी कैंसल कर रही हूँ और अगली डेट दे रही हूँ 14th अक्टूबर। ये डेट चेंज नहीं होगी और इस बीच में तुम अपने घर को सुंदर सा बनाओ, खुला-खुला सा बनाओ और पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा आता रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद में ये बात है 8 फरवरी, 8 फरवरी की बात है। मैंने अंकल को बोला कि जी देखो ऐसे-ऐसे गुरुजी का मैसेज आया है ओल्गा आंटी के थ्रू, तो अब क्या करना है? क्योंकि उससे पहले अगर मैं घर में, क्योंकि हमारे एक्चुअली में ज़रूरत हो गई थी थोड़ा रेनोवेशन की, तो मैं कभी अंकल को बोलती थी कि ये काम ड्यू हो रहा है, ये करवा दो, ये खराब हो रहा है, इसको ठीक करवा दो। तब अंकल यही बोलते थे कि अंकित को एमबीए के लिए जाना है, तो मैंने जो भी थोड़ा पैसा है उसके लिए रखा है। अगर अभी मैंने उसके ऊपर लगा दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा अंकित का एमबीए का करवाना। तो एजुकेशन बच्चे की वो मस्ट है, घर तो बाद में फिर भी बन जाएगा। अब जब हुक्म आया तो मैंने बोला अब? तो बोले अब क्या? अब तो गुरुजी का हुक्म, अब तो सिर मत थे। इमेजिन संगत जी,
वो 8 फरवरी को उसका ओल्गा का फोन आया है और 11 फरवरी को हमारे घर में हथौड़ा लग गया। और कमाल आपको मैं बताऊं गुरुजी का, जिससे भी हम बात करते थे, हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को घर बुलाते थे, वो इतना कम कोट करता था कि हमारा मुंह ही खुला रह जाता था। हम कहते थे हाँ करो करो स्टार्ट करो, मतलब। और उसके बाद में पेमेंट के टाइम में है बस मैंने इतने ही बोले थे। हम खुद हैरान, गुरुजी ने हमारा A to Z पूरा घर का रेनोवेशन, पूरा घर बदल दिया। और उसके बाद जो भी आता है, आज भी इस घर में आता है, तो वो यही बोलता है कि आपके घर में जी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती। तो ये मेहर तो मेरे सच्चे बादशाह मेरे सदगुरु की है, हमारी तो है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये गुरुजी ने ये घर का नक्शा पूरा मेरा चेंज कर दिया। और उसके बाद में जो मंदिर मैंने आपको बताया, मेरा किचन में एक कबर्ड में हुआ करता था, मेरे को गुरुजी ने जगह दिखाई जहां पर वो मुझे लाइट फ्लिकर करती थी। तब तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये लाइट फ्लिकर करने का मतलब गुरुजी की प्रेजेंस होती है, कि बटरफ्लाई और लाइट का फ्लिकर करना। तो लेकिन मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ पे लाइट फ्लिकर करती है, मुझे अपना मंदिर इसी जगह बनाना है जहां पर इस वक्त में मेरा मंदिर है। तो और वो भी एक सत्संग है अपने आप में। वो सत्संग की बहुत शॉर्ट में करने लगी हूँ मैं वो सत्संग, क्योंकि बहुत लंबा होता जा रहा है मेरा सत्संग। मेरा मंदिर जो बनना शुरू हुआ, अ, वो मेरा कंप्लीट हुआ मंदिर 7 जुलाई को। 7 जुलाई जो गुरु जी का बर्थडे है, उस दिन मेरा वो मंदिर कंप्लीट हुआ। और गुरु जी को मैं उस दिन मैं चाहती थी कि मैं गुरु जी को उसमें विराजमान करूं, लेकिन उस दिन कारपेंटर्स वगैरह ने अपने औजार रख दिए। तो मैं नाराज भी होगी कि ये क्या करा, मैंने आज अपना मंदिर साफ किया था और मैंने अपने गुरु जी को बिठाना था, तो तुमने वो कर दिए। तो लेकिन वो शायद गुरु जी की अपनी प्लानिंग रही होगी। 15 जुलाई को उस दिन, उस बार गुरु पूर्णिमा थी। नेक्स्ट वीक 15 जुलाई को गुरुजी ने उस मंदिर में अपना स्थान ग्रहण किया। और उसके बाद में फिर सत्संग किया हमने कि हमारा मंदिर कंप्लीट हुआ गुरुजी की। ये घर भी हमारा मंदिर ही है। और वो जो गुरुजी का स्पेशल वो जो मंदिर बना हुआ है, बहुत मन लगता है उसमें। कुछ मैं नहीं जानती, हम मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कई संगत ऐसी आई है तो वो बोलती है कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमें बड़े मंदिर जैसी फीलिंग आती है। कहते हैं हम उसी जगह पर जब वो बैठ के सत्संग होता है और जब वो वहां बैठते हैं तो कहते हैं हमें बड़े मंदिर जैसी फीलिंग आती है। कई ऐसी संगत ने कहा, मैं ये नहीं बोलती सबने कहा, हर किसी की अपनी अपनी भावना है। तो ये गुरु जी की कृपा, गुरु जी ही जाने। और अब मैं आपको बताती हूँ 2014 का सत्संग। 17 मार्च उस बारी होली थी और हम लोग गुरु जी के दर्शनों को मंदिर गए। अंकल की थोड़ी सी तबीयत हल्की सी नासाज चल रही थी, लेकिन गए हम। और उसी दिन शाम को किसी एक और सत्संग में जाना था, तो मैंने बोला मंदिर से आते आते, मैंने कहा नहीं मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं तो अब नहीं जाऊंगी सत्संग में। क्योंकि सत्संग अगर थकावट हो गई है और आप सत्संग में ध्यान ही ना लगे तो फायदा नहीं है कुछ भी जाने का। तो मैं नहीं। तो अंकल बोलते मैं तो जरूर जाऊंगा। मैं कहा अच्छा ठीक है, आप जाइएगा, आप जाओगे हमारी भी हाजिरी लग जाएगी। तो उसके बाद में लेकिन थोड़ी दूर आके अंकल ने बोला नहीं मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं भी नहीं जा पाऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा। उसके बाद घर आए, अगले दिन उनके मैंने टांगों पे देखा कि ब्लड के पैचेस इस तरीके से, जैसे कोई खून जमा हो जाता है और ऐसे खून के ऐसे पैचेस पैचेस स्किन के ऊपर, दोनों टांगों पे। और अंकल के हाथ इतने स्टिफ कि वो ना मोबाइल पकड़ पा रहे हैं, ना कुछ पकड़ पा रहे हैं, ना कुछ। समझ में नहीं आया अब हुआ पता नहीं क्या हुआ है। मैंने, जैसे होता है ऑइंटमेंट, जो भी पेन किलर्स होते हैं, मतलब पेन वाली होती है ऑइंटमेंट्स, मैंने वो लगाई, तुलसी का और दूसरे तेलों का ऐसे मसाज किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।
उसके बाद में हम एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर हम चेंज करते गए। इनके बहुत सारे टेस्ट भी हुए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद में करीब-करीब 1 हफ्ता इसमें हमें निकल गया। नहीं, 1 हफ्ता भी नहीं निकला, 2-3 दिन ही। 20th मार्च को ही, आपको 17 मार्च की तो मैं बात बता रही हूँ, 20th मार्च की ही बात है। हम किसी एक और डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो रास्ते में यही बोले कि मुझे एडमिट करा देना आज, मुझे घर वापस मत लाना। जब अंकल ने ये बात बोली तो मेरा तो माइंड एकदम सुन कि जो इंसान डॉक्टर के जाके जल्दी राज़ी नहीं होता, वो बोल रहा है कि आज मुझे घर वापस मत लाना, मुझे किसी हॉस्पिटल में ही एडमिट कर देना, अगर वो बोले डॉक्टर को। तो मुझे लगा कि ये अंदर से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके बाद में हम हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया, लेकिन वो जो डॉक्टर्स थे वो इनका डायग्नोज़ नहीं कर पाए। 15 दिन अंकल एडमिट रहे उस हॉस्पिटल में। वो कुछ परपुरा करके ऐसे डिज़ीज़ बोलते रहे। बायोप्सी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अ, नहीं हुआ। और मुझे गुरुजी ने सुनवा दिया। संगत बहुत आती रही उस दौरान, इनको प्रसाद खिलाती रही और मैं गुरुजी को अरदास करती रही कि गुरुजी कोई इंडिकेशन दे दो कि इलाज सही हो रहा है तो, इलाज सही हो रहा है तो। गुरुजी का लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं आया। बस संगत आती रही, प्रसाद खिलाती रही, लेकिन इनके हालात में भी कोई सुधार नहीं आया। और गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं उस हॉस्पिटल में ज़्यादा रहूँ। 15 दिन हालाँकि हो चुके थे, तो भी मैं डॉक्टर के पीछे उनसे कुछ पूछने गई, और जैसे आजकल के डॉक्टर्स हैं कि कितना काटना है इस और को, इसको अभी और। तो ये मैंने सुन लिया, तो मैं पीछे पड़ गई कि मुझे अभी ही छुट्टी चाहिए। आप अभी हमारे को वो करो, तो छुट्टी दो, हमें घर लेके जाना है। तो उसके बाद मैं इनको घर लेकर आई, हालाँकि वो डॉक्टर अपना पैसा बनाने के लिए कि ये चेकअप करा लो, ये वाला टेस्ट करा लो, पीछे पड़े रहे। तो अ, वो हमने कहा मैम 3rd फ्लोर पर रहते हैं, और अंकल ना चल उठ पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, और बॉडी बिल्कुल पैरालिटिक अटैक के बिल्कुल पैरालाइज़्ड। पैरालिटिक अटैक नहीं था, लेकिन बिल्कुल पैरालाइज़्ड। हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ वो नहीं। अपना साइड करवट भी नहीं चेंज कर पा रहे थे वो। तो उसके बाद में जो गुरुजी के वचन हैं कि ये संगत ही तुम्हारे काम आएगी, ये परिवार मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो हमारी जो मेरी गुरु परिवार है, हमारे साथ में ही सेवा में मीनू आंटी और मंजू आंटी, उनके अंकल नवीन अंकल और विजय अंकल। नवीन अंकल ने मुझे फ़ोन किया कि आशु, मैंने एक डॉक्टर का पता किया है, अंकल को वहाँ लेके चलते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल वो मुझे लेकर गए, हाँ, विजय अंकल और नवीन अंकल। और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि गुरुजी की फ्रेग्रेंस साथ-साथ जो मैं गुरुजी से इंडिकेशन माँगती थी कि गुरुजी डायग्नोज़ सही हो रहा है, तो वो उस जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे, तो उसने इतने प्यार से, इतने उससे अटेंड किया और मैंने कहा, उसने बोला कि इट्स अ स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस इज़ दैट डिज़ीज़। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जहाँ ये एडमिट रहे, तो वहाँ पर तो वो परपुरा कह रहे थे। नो, नो, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट अ परपुरा, दिस स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस। तो उसने बोला कि एक बार आप और कन्फर्म कर लीजिए। उसको लगा कि शायद हमें डाउट रहे। उसने हमें एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजा और बोला ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करता। कहते मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप उसको दिखा के लाओ। और उसको फ़ोन किया कि आप इनको आउट ऑफ द वे अभी अटेंड कर लो और मुझे रिपोर्ट दो। उस डॉक्टर के पास हम गए, उसने हमें बगैर टाइमिंग्स के, जो उसकी क्लिनिक शाम को 6 बजे खुलती थी, उसने हमें 4 बजे अटेंड किया। और वो जो डॉक्टर पांडे थे फोर्टिस हॉस्पिटल के, उसने हमें वहीं पर वेट किया। हम उनके पास दिखा के पहुँचे और उसने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि आपका ट्रीटमेंट अब 1 दिन भी डिले, और कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं करेगा कि वो क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि मेरे जितने भी पास पैसे थे, वो मेरे अब सारे वो 15 दिन के हॉस्पिटलाइज़ेशन में खर्च हो चुके थे। तो
अब मैं और अगर अंकल हॉस्पिटलाइज होते तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अब ये इस बात तो गुरुजी को ही मालूम थी, किसी को भी नहीं पता थी। तो उसके बाद उसने बोला कि आप इतना टॉर्चर सह चुके हैं कि एक्चुअली में आपका इलाज हॉस्पिटल में रह के ही होना चाहिए, लेकिन आप इतना टॉर्चर सह चुके हैं कि हम आपका इलाज घर से करें। ये कौन करवा सकता था? सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज। तो उसने हमारा ये अंकल का इलाज शुरू किया। और लेकिन अब एक जो ट्रिगर, जो एक बीमारी जो इतनी ज़्यादा हिट कर चुकी थी इतने दिनों में, उसको सँभलते-सँभलते टाइम लगना था। तो जब वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो वो 2-3 दिन तक कोई असर नहीं हुआ। 2 दिन बाद बेरी अंकल, वो भी गुरुजी की पुरानी संगत है, वो देखने आए अंकल को। तो देखा कि अंकल तो ना उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना करवट बदल पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, "आंटी आप वेट क्या कर रहे हो? दोबारा चलो डॉक्टर के।" हम दोबारा गए उस डॉक्टर के पास, बेरी अंकल ही लेकर गए। और उस वक़्त अंकल व्हीलचेयर पर थे। मैं, एक और संगत हमारे साथ, ढींगरा अंकल और उनका बेटा शगुन। वहाँ पर हम जब पहुँचे तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस, पूरे उसके केबिन भरा हुआ, उसका जो वेटिंग एरिया था वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस से, गुरुजी की फ्रेग्रेंस बिल्कुल गेट से साथ-साथ, साथ-साथ, साथ-साथ। तो उसके बाद में जब हम वहाँ पर गए तो उसने पूछा कि आपकी प्रॉब्लम, तो और बोला कि ना मैं आपको 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ, आपको इतनी प्रॉब्लम है लेकिन आप तो भी इतनी पेन में भी स्माइल कर रहे हो और सिर्फ 4 बता रहे हो। उसी टाइम उसने इमरजेंसी में इनको एडमिट किया, कुछ मेडिसिन चढ़ाई थोड़ी देर के लिए, और शाम को हमें बोला और ढींगरा अंकल की तरफ टर्न होके बोला, हाँ, पहले उसने बोला, "ये जो आज आपके आए हैं ना, यही आपके काम आएँगे, आपके फ्रेंड्स, जो आपके साथ में परसों आए थे, आपके फ्रेंड्स, यही काम आएँगे, आपके रिश्तेदारों ने काम नहीं आना।" जो वर्ड्स गुरुजी बोलते थे कि ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ कम आना है, यही फैमिली में बना के जा रहे हैं। तो कहते यही आएँगे, तो मैंने बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ना मेरा गुरु फैमिली है। कहते हाँ, वही जो, अब बताइए, मैंने तो डॉक्टर से कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं वो किया कि ये कौन तो ये कौन, तो उसे क्या मालूम कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं। वो उस वक़्त वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी थे। और उसने वो बोला कि आज आपको ढींगरा अंकल की तरफ टर्न होके उस डॉक्टर ने बोला, कहते हैं आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना? और एक्चुअली में वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। तो उन्होंने बोला, आज आपको लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये लोग आज अपने घर वापस नहीं जाने चाहिए। आप इनको अपने घर लेके जाएँगे, ये वहीं रहेंगे। और मेरे लिए बोला कि शी इज़ वेरी लोनली लेडी। अब उसे कैसे मालूम कि मैं अकेली हूँ, उससे मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, ऋषभ कनाडा, अंकित यूएस। तो कोई भी बच्चा उस वक़्त में नहीं आ सकता था क्योंकि अंकित के फाइनल्स सिर पर थे। उसका सिर्फ़ 1 वीक रह गया था और उसने बोला भी कि मम्मी मैं सिर्फ़ 1 वीक के लिए आ सकता हूँ मैक्सिमम। मैंने कहा तू डॉक्टर है, तू गुरुजी है, तू मुझे बेस्ट रिज़ल्ट दे दे, आने की ज़रूरत थी। और ऋषभ का पासपोर्ट रिन्यूअल होने के लिए गया हुआ था, इसलिए वो भी नहीं आ सकता था। तो अब बताइए कि मैंने तो उससे कोई डॉक्टर से अपनी फैमिली डिस्कस नहीं करी थी, उसे कैसे मालूम कि मैं अकेली हूँ? और मुझे गुरुजी के बहुत सारे वो सत्संग याद आए जब गुरुजी कुछ इलाज के लिए, कुछ स्पेसिफिक रीज़न के लिए आपको अपने घर से दूर रखते थे। तो मैंने बगैर कुछ भी करे, मैंने उस चीज़ को एग्री किया और हम ढींगरा अंकल के जाने के यहाँ राज़ी हो गए। अब बताइए, और ऊपर से मैंने ना डॉक्टर साहब को ये बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन जा रहा है, तो लेकिन ये कुछ खाते नहीं है, तो आप और इतना स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन जा रहा है, स्टेरॉइड्स जा रहे हैं, तो डॉक्टर ने क्या बोला, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएँगे संगत जी। बोले,
बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाना, जैसे नई नई शादी में खिलाती थी। समोसा खिला, जलेबी खिला, लेज के चिप्स खिला। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा जो समोसा जलेबी दोनों गुरुजी के प्रसाद जो गुरुजी दिया करते थे, और कैसे वो बोल रहा है। और मैंने बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब आपने स्टेरॉइड्स जा रहे हैं तो नो सॉल्ट नो शुगर। तो कहते वो सब मैं 15 दिन में संभाल लूंगा। टोन, एक्सेंट एग्जैक्टली लाइक गुरुजी यूज्ड टू से, वो सब मैं 15 दिन में संभाल लूंगा। उस टाइम वो डॉक्टर नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे। और उसके बाद ऐसी कृपा हुई, हम आज भी उसी डॉक्टर के पास ही जाते और किसी डॉक्टर के पास नहीं, कि जिसको गुरुजी ने चुना अपने, मतलब जिसके रूप में गुरुजी आए मेरे पास, तो वो डॉक्टर तो धन्य है। और हमारे लिए वो तो बिल्कुल गुरुजी के बराबर ही है। तो इतनी गुरुजी की कृपा हुई कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी ने इनके कौन से कष्ट काटे हैं, कि वो इनका कोई पैरालिटिक अटैक था या इनका कोई एक्सीडेंट था, क्या था मैं नहीं जानती। लेकिन जरूर, मतलब ये मेरा इतना डीपन मेरा फेथ है कि कोई ऐसे हमारी थे, हमारे कर्म, जो गुरुजी ने इस तरीके से हमारी कटवाए। तो कितना भी हम शुक्राना करें गुरुजी का, वो कम है। अब एक आपको बड़ा चुलबुला सा सत्संग सुनाती हूँ, वैलेंटाइंस डे का। अ, एक संडे वैलेंटाइंस डे था, तो हम अपनी सेवा के लिए मॉर्निंग में ही मंदिर पहुंच गए। तब ऐसा नहीं होता था कि दरबार बंद हो, तब दरबार सुबह खुला रहता था। हम गए, हमने माथा टेका, और उस दिन मैंने कुछ शरारत करी। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी यू आर माय वैलेंटाइन, आई लव यू वेरी मच। मैं कहा लेकिन गुरुजी आई वांट टू प्रूव टुडे दैट यू आल्सो लव मी। तो बस ये अरदास करके मैं कहा, आई वांट सम प्रूफ टुडे यू आल्सो लव, ये कह के मैं आ गई। उसके बाद हम अपनी सेवा में बिजी हो गए और मैं भूल गई। रात को तब सिंगला जी हुआ करते थे किचन में, उन्होंने मेरे को चटाई दी जिस पर लंगर हम लोग खाते हैं बड़े मंदिर में। तो चटाई प्रसाद दिया, तो बोला अश्वन जी ये लो चटाई प्रसाद। तो जब चटाई प्रसाद मिला तो मैंने कहा अच्छा, हाँ आज तो मैं गुरुजी से कुछ मांग कर आई थी ना। मैं कह अरे वाह, चलो गुरुजी का वो मिला, कृपा, थैंक यू गुरुजी। उसके बाद में तब क्या होता था कि अगर कुछ कच्ची सब्जी भी बच जाया करती थी तो ना गुरुजी, मतलब वो उस टाइम बांट दिया करते थे सेवादारों में कि ये खराब होएगी, क्योंकि हमारी सेवा संडे को होती थी, उसके बाद में थर्सडे किचन ओपन होती थी। तो गोभी, सिंगला आंटी ने ना मुझे गोभी का फूल दिया, तो मेरा अरे वाह गुरुजी, फूल, चलो दूसरा फूल ना सही, गोभी का फूल सही, कुछ तो मिला मुझे गुरुजी का। तो मंदिर से मिल रहा है तो मतलब गुरुजी दे रहे हैं, तो मैं बहुत थैंक यू किया। उसके बाद में 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो 11:30 का टाइम, सॉरी। तो हम जाने लगे, तो वहां पर तूर आंटी, उन्होंने ना मुझे आवाज लगाई। हम गणेश जी के पास तक पहुंच गए थे आज्ञा लेते हुए। तो कहते हैं आशु आंटी रुक जाओ, अभी बर्थडे है, केक कटेगा, केक खा के जाना है। अच्छा गुरुजी, केक भी वैलेंटाइंस डे का, वाह। तो वही है कि जो भी मंदिर में है वो तो गुरुजी दे रहे। तो केक खाया, क्योंकि तब इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ करती थी कि ये सारी जो अब आजकल है। ऑब्वियसली जितनी संगत गुरु जी की इतनी कृपा से जो जुड़ रही है, तो इतनी है, तो वो उनको भी सबको मैनेज करना है, तो ये चीजें पॉसिबल भी नहीं है। उसके बाद 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे, और हम बाहर जाके खड़े हुए। अंकल गाड़ी निकालने गए, और उसके बाद मैं जब वेट कर रही थी अंकल की, तो एक अंकल गाड़ी में ही बैठे हुए, उन्होंने मुझे इशारा किया, आंटी इधर आओ। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन हाँ जी। मैं गई उनके पास, इनका हाँ जी अंकल। कहते ये लो। उन्होंने रोल किया हुआ इतना बड़ा स्वरूप
मतलब ऐसे वो किया हुआ, तो वो मुझे दे दिया। और उस टाइम मेरे पास जो गुरुजी के बड़े मंदिर में ये वाला जो स्वरूप है जो मेन लगा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, वो तो है मेरे था मेरे पास, है मतलब। तो मेरे को उस टाइम येलो चोले वाला गुरुजी का स्वरूप मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था उन दिनों में। तो मैं वैसे तो सारी स्वरूप में गुरुजी अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद में मैंने ना जब वो खोल के देखा ना, तो वो येलो चोले वाला एंड सच अ बिग स्वरूप, तो मैं तो लिटरली जम्प कि पूरे वैलेंटाइंस डे खत्म होने से पहले पहले गुरुजी ने ये जो मेरे मन में स्वरूप बसा हुआ था इन दिनों में, वो वाला गुरुजी ने मुझे दिया है। तो मैं तो उछल की वाह गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो उसके बाद में जब अगले दिन ही मैं उसको फ्रेम करने के लिए देने गई, तो दुकानदार ने बोला कि मैडम ये दोनों करनी है? मैंने कहा दोनों? कहते हाँ ये तो दो है। मैंने कहा वाह गुरुजी जैकपॉट, ये तो है दो। तो फिर वो जो दूसरा स्वरूप था वो मैंने ऋषभ को कनाडा भेजा, क्योंकि ऋषभ वहां पर बोलता था कि मम्मी यहाँ पर जो लोग हैं वो छोटे छोटे स्वरूप हैं उनके पास, बड़ा नहीं है। तो मैंने उसको करके बड़े उससे ऐसे की ताकि वो उसमें कोई रिंकल्स ना आए, कुछ ना आए। मैंने कहा बेटा अब जहां भी सत्संग में जाओ ये वाला स्वरूप लेके जाना, क्योंकि और ये भी कृपा ही रही गुरु जी की कि तब तक सत्संग नहीं होते थे। ऋषभ और परम धारीवाल अंकल, इन्होंने ही दोनों ने इकट्ठे मिलकर ये स्टार्ट किया था। ऋषभ ने उनको मोटिवेट किया कि अंकल अभी मेरे पास तो ऐसा घर नहीं है ना कुछ है, मैं आपके पूरी हर जगह इसको करूंगा। तो ये है ये कृपा। तो वो फिर दूसरे रूप में गुरुजी कनाडा गए, और वो वाला आज भी मेरे मंदिर में विराजमान है, येलो चोले वाले। उसमें भी गुरुजी ने अपनी चोले का रंग चेंज कर दिया, फ्रॉम येलो इट हैज टर्न टू पिंक, पिंक कलर का हो गया हुआ है गुरुजी का वो चोला। तो गुरुजी की लीला तो वही जाने कि वो क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं। और और भी हाँ, तो सुना दिया। हाँ, हाँ, अच्छा एक और मैं ऋषभ का आपको सत्संग सुनाती हूँ कि ऋषभ को क्या है कि बच्चे आपको पता है थोड़ा ड्राइविंग में वहां पर इतने स्ट्रिक्ट कनाडा में रूल्स हैं, लेकिन फिर भी नादानियां कर ही जाते हैं बच्चे। कई बारी ये रेड लाइट जंप कर जाता है। तो इसको गुरुजी ने भी वार्निंग दी, मैंने भी दी कि ना किया कर, मना करते हैं गुरुजी रेड लाइट जंप करने से। तो कर गया। तो उसके बाद में एक पुलिस वाले ने रोक लिया, और ये तब की बात है जब इसने अपना कोर्स ज्वाइन किया था। ये अपना ओंटारियो से, ओंटारियो मतलब टोरंटो से ये सैस्कटून आया था। ओंटारियो वो वहां का स्टेट है जिसमें टोरंटो है। तो उसने रोक लिया, और उसके बाद में उसने रेड लाइट जंप की तो टिकट इसको दी वहां पे चालान को टिकट कहते हैं। और साथ में ये भी बोल दिया कि ये तो तुम्हारी ओंटारियो की प्लेट है। और फिर उसने बोला ये तो एक्सपायर्ड है, इसमें ये बहुत सारे रीजन, $2000 का उसको टिकट दे दी। तो उसके बाद में उसने बोला कि ये है। और ऋषभ ने उसको बोलता रह गया कि मेरे पास पूरी इंश्योरेंस है, ये है। सिर्फ ये होता है कि वो नंबर प्लेट को रिन्यू करने के लिए जो ईयरली पैसे दिए जाते हैं वो नहीं भरे हुए थे, तो सिर्फ वो एक्सपायर, तो उसके लिए सिर्फ $100 का टिकट होता था। तो इसने बोला कि मैं ये मेरा नहीं बनता, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसने बोला सैस्कटून में तो यही होता है, ऐसे ऐसे करके उसको $2000 का। और उससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसने अपनी फीस भी अपनी मेहनत से पैसे जोड़ के उसने सारे करा। तो उसने वहां पर कोर्ट केस जब चलता है, आपको कोर्ट में अपीयर होता होता है, तो उससे पहले आप क्राउन होता है वहां पर, जिससे आप डिस्कस करते हो कि जज के सामने आपका मतलब क्या ये सब किस तरीके से चलेगा। तो वो आपको गाइड भी कर देता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या बोलना है। तो उसने जब देखा तो कहा कि नहीं 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 नहीं, यू आर गिल्टी, तुम्हें तो पूरा वो भरना पड़ेगा। तो उसके बाद में
जज के पास गए, जज ने भी इसकी कोई बात नहीं सुनी, पूरा वो कर दिया। और इसी बीच में इसको एक पुलिस वाला मिला, उसने वो जो ओंटारियो का था, तो उसने बोला हाँ, हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, ये है, वो है, अच्छा मैं कोई नहीं, मैं तुमको ये ऐसे डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड करता हूँ। उसने एक आध डॉक्यूमेंट मतलब उसको मंगवा के दिया उसको। और उसके बाद में जब इसकी थर्ड फाइनल हियरिंग थी कोर्ट में, तो इसने वो पेपर्स गुरुजी के आगे वो करे कि गुरुजी मेरे वकील भी तुसी, जज भी तुसी, मेरे को तो इन्ने हैगे नहीं पैसे कि मैं पढ़दा ना तो मैं फीस भर सकना, मैं तो सिर्फ फीस ही मसा ही भरी है, गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किदा ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ नहीं हैगी, ਤੁਸੀਂ चलो ਹੁਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ भी ਹੁਣ मैं नए मैं पेपर भर रहा बस तुसी मेरे वकील, तुसी मेरे जज। उसके बाद वही क्राउन, सेम क्राउन वहां पर उसको जाके इसने दोबारा से वो बोला कि देख मेरे पास आज पेपर्स हैं दूसरे वाले, ऐसे ही बोला। तो उसने देखे, कह रहे हाँ तेरे पास तो सारे पेपर्स हैं, क्योंकि इस बार गुरुजी साथ गए थे ना। तो उसने बोला तुम्हारी तो वो बनती नहीं है टिकट। बस इसको वही जो एक रेड लाइट जंप की वो मिली, वो $130, वो जो $2000 का $130 में कन्वर्ट करके गुरुजी ने इसको वहां से क्लियर करवाया। तो ये हमारी कृपाएं हैं गुरुजी की। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं थोड़ी ना बहुत खराब नेचर है मेरा कि जब भी मैं गुरुजी को इनवाइट करती हूँ तो मैं गुरुजी को इतना परेशान करती हूँ, गुरुजी आप आए थे, आप आए थे। तो कई बारी गुरुजी ने ड्रीम में, कई बारी संगत के थ्रू मुझे बताया हाँ मैं आया। कई बारी कुछ मुझे इस तरीके से इंडिकेशन देके, तो एक बार किसी ने कुछ नहीं बोला कि मैं आया या मतलब कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी या नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैंने कहा अब की बारी मैं ना गुरुजी से अपने आप ही अंदर मन में सवाल जवाब करती जा रही हूँ कि गुरुजी अब की बारी तो बिल्कुल नहीं पता चला आप आए थे, किसी ने भी नहीं बोला। तो मैं एक आंटी मुझे मैं मिली, मैं अपने घर से नीचे उतरी तो कहते हैं आशु तेरे घर में 3-4 दिन पहले सत्संग था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सॉरी आंटी मैं आपको बुलाना भूल गई, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। कहते हाँ, कहते मैं ना यहाँ से तेरे घर के नीचे से निकली तो इतनी खुशबू आ रही थी तेरे गुरुजी की, तो मैंने कहा ये तो आशु के गुरुजी की खुशबू है। इमेजिन कैसे गुरुजी जवाब देते हैं, तो मैं निहाल होगी। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी कि जो मेरे मन में चली जा रही थी कश्मकश की गुरुजी आप आए थे कि नहीं आए थे, तो वो आपने कैसे जवाब दिया। तो गुरुजी हर चीज का हमारे को आंसर करते हैं। ऐसे ही एक बारी क्या हुआ कि मैं बाकी हमेशा बच्चों के बर्थडे पे, अंकल के बर्थडे पे जरूर करती हूँ, लेकिन हमारी एनिवर्सरी वाले दिन सत्संग नहीं होता था। तो एक बारी जैसे नवंबर अक्टूबर एंड में दिवाली होती है, तो क्या हुआ, तो मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा अब की बारी तो ना मेरी दिवाली की सफाइयाँ बहुत अच्छी हो गई, जल्दी हो गई। तो कहते हैं फिर सत्संग करा लो, सफाइयाँ हो गई है तो, क्योंकि सत्संग से पहले हम करते हैं ना सारे घर की सफाइयाँ। तो कहते फिर सत्संग करा लो। तो कहते हैं आपने कभी अपनी एनिवर्सरी वाले दिन नहीं कराया, तो अपनी एनिवर्सरी वाले दिन करा लो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर। तो मुझे ये लगा कि गुरु जी की मर्जी है। अब उस दिन मेरी जो मैंने सबसे पहले सेकंड अपनी सिस्टर इन लॉ का सत्संग सुनाया था, वो कलकत्ता से दिल्ली मूव कर गए थे और वो भी आए थे सत्संग पे, दीदी जिया जी और उनका बेटा। तो उसके बाद सत्संग 12:30 बजे का था और सिर्फ उनको पता था क्योंकि वो फैमिली है, और किसी को भी हमने नहीं बताया था कि ऐसे है। तो मैं ये जो आपको सत्संग सुना रही हूँ, ये इसका सिर्फ पीछे जो रीजन है वो यही है कि हम जो करते हैं, जो हमारे साथ होना है, जो हमने पहनना है, वो सब और सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो अंकल ने मुझसे पूछा, मैंने उस दिन व्हाइट एंड पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, पहना सत्संग के लिए। तो अंकल ने मुझसे पूछा मैं आज कौन सा पहन, क्या कपड़े पहनूं, जनरली पूछते हैं। तो मैंने कहा आज मेरे साथ मैचिंग हो जाओ, आप भी पिंक कलर वाली शर्ट पहन लो ब्लैक ट्राउजर्स के साथ। तो जब पहन के आए तो देखा पिस्ता ग्रीन कलर की शर्ट
ग्रीन कलर। तो अब टाइम ही नहीं था, 12:30 बिल्कुल होने वाले थे, तो मैंने कहा पूछा क्या पहना क्या, चलो ठीक है अब जो भी पहन लिया। तो उस दिन ना पता नहीं जो संगत में बैठे हुए थे लोग, उन्होंने पूछा आंटी आज कुछ है, ये है ये है ये है, बच्चों का बर्थडे, ये उसका बर्थडे नहीं, आपका बर्थडे नहीं है, कह रहे नहीं आज कुछ है, आज कुछ है। तो फिर एकदम से बोले आपकी एनिवर्सरी है। मैंने कहा अब दरबार में बैठे हुए गुरु जी के सामने झूठ कैसे बोले। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद में जब आरती हो गई, सब कुछ हो गया, तो जो गुरुजी के चरणों में माला पड़ी होती है, तो वो गुरुजी ने मतलब संगत ने हमारे को बोला एक्सचेंज करो, चलो चलो एक दूसरे को जयमाला डलवाओ। तो हमने डाली, तो उसी टाइम वो फोटो क्लिक करी, तो वो टाइम जो था दैट वाज 2:51, 2:51। ये हो गया, सारा सत्संग हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद में क्योंकि उस वक्त पूरे सत्संग के वक्त में शाम तक वो मेरे भांजे का दीदी के बेटे का मोबाइल बंद था। उसने शाम को मोबाइल खोला, तो उसने क्या देखा कि उसका सुबह से मोबाइल बंद था, कि 10:30 बजे उसके किसी अपने एलुमनी ग्रुप पे उसके स्कूल फ्रेंड ने हमारी वही फोटो भेजी हुई है, जिसमें हमने एक दूसरे को हार पहनाया हुआ है, वही कपड़े पहने हुए हैं, और जैसे वो माला थी ऐसे हुई हुई थोड़ी, बिल्कुल डिट्टो वही फोटो जो हमारी 2:51 पर क्लिक हुई थी। तो हम हैरान कि ये कैसे हुआ। तो उसके बाद तो फिर बाद में ये सब हुआ, उसने पूछा कि ये किसकी फोटो तुमने भेजी है। वो कहते मैंने नहीं भेजी। जो उसका फ्रेंड था हमारे भांजे का, बंटी है उसका नाम, तो बंटी के फ्रेंड बोला कि ये फोटो मैंने नहीं भेजी, मैं नहीं जानता इन लोगों को। तो उसने बोला ये मेरे मामा मामी है। तो तेरे पास कहाँ से आई, कहता है और वो भेजी हुई है सुबह 10:30। तो उसने, वो गुरुजी की मर्जी थी कि उस वक्त में उसने वो फोटो नहीं देखनी थी, तो इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ रहा। और वो चीज बाद में कि ये जो मैं करवाना वो मेरी, पहले वो मेरी मर्जी है, वो दैट इज प्री डिसाइडेड, और वही कपड़े वैसे ही हो। तो ये सारी और सारी कृपा गुरु जी की है। गुरु जी की कृपा से मेरे बच्चों की शादी हुई, और पहले बड़े बेटे की शादी में भी गुरु जी की जब कार्ड गुरु जी को अर्पित किया, तो कुछ ऐसा हुआ जो मैं सत्संग नहीं कर सकती, लेकिन बस आपको इतना शॉर्ट में बता सकती हूँ कि वो स्वीकार किया गुरु जी ने और ब्लेस किया। और उसके बाद में जब छोटे क्या बारी आई, उसके 1.5-2 साल बाद उसकी भी शादी हुई। तो उसमें भी जो उसके वक्त पे जो गुरुजी का सत्संग हुआ, वो फिर दोबारा 15 अक्टूबर को हुआ, और हमारी एनिवर्सरी वाले दिन ही। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि दाल प्रसाद बनाया था, मखनी दाल। तो वो दैट वाज केप्ट इन 2 कैसरोल्स, एक 10 किलो वाला कैसरोल था और एक 5 किलो वाला कैसरोल था। तो कैसरोल में मैंने बिल्कुल उबलती उबलती दाल डाली थी, लेकिन अब फिर भी अंकल ने बोला कि नहीं लंगर के वक्त पे कि हम इसको दोबारा से एक बारी गर्म कर लेते हैं। अच्छा जी कर लो, जैसे संगत जी की मर्जी वैसे गुरु जी की मर्जी। तो उन्होंने वो किया, लेकिन जैसे ही के बाद में वो अंकल ने कैसरोल पकड़ा, वो पता नहीं उनके क्या हुआ कि वो टिल्ट हो गया, और वो जो 10 किलो वाला कैसरोल था वो पूरा ऐसे टिल्ट हो गया, और पूरी एक बूंद भी उसमें दाल नहीं बची, पूरी दाल। और ये उस वक्त हुआ जब गुरुजी को भोग लगा रहे, तो मतलब भोग लगाने का वक्त आ गया था, तो ऋषभ ने ही भोग लगाना था। तो मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि तब हमने अपना साथ वाला घर भी लिया हुआ था, तो ये सारा लंगर प्रसाद वहां था। तो मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हुआ। तो जब ऋषभ ने भोग लगाना था, तो वो भोग लगाया, तो उसने बोला गुरुजी को, गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है सब की हो गया। उस टाइम जो सत्संग का वक्त था वो था 4 से 6। तो बोला कि गुरुजी मैनू हुण ਇਹੋ ਜਿਹੀ जगह भेजना जिथों साफ सुथरी दाल, चंगी जी दाल मिल जाए, जो ਤੁਹਾਡੇ भोग ਦੇ लायक हो, तो कि आप ही का प्रसाद बटना है। तो गुरुजी ने उसको टेलीपैथिकली जवाब दिया, ऐसे पूरा हो जाओ, और नहीं ले आनी।
तो उसने जाके बैरी अंकल को बोला कि गुरुजी का ये जवाब है, तो उन्होंने बोला अब इसी में पूरा हो जाएगा। और संगत जी वही सिर्फ 5 किलो का कैसरोल दाल का जो वो 150 नहीं पौने 200 संगत को पूरा। रात को भी क्योंकि 25-30 लोग आए, उनको भी वो पूरा प्रसाद मिला, सारा कुछ। कहीं पर गुरुजी ने वो उसको बढ़ाते गए, कोई कमी नहीं आने दी। तो ये कृपा है हमारी। और मेरे जो बच्चों का बर्थडे होता है, उसके सत्संग से भी एक रिलेटेड मैं बताऊँ कि कैसे सही में गुरुजी आते हैं और कितनी कृपा करते हैं। मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होता है, 19 जून, जो आने वाला है। तो 19 जून को कृपा है कि ज़रूर सत्संग बाँटती हूँ कि बच्चे दोनों यहाँ नहीं है, तो माँ अपने बच्चों की खुशियाँ गुरु के साथ ही तो बाँटेगी। तो गुरु जी ही तो है उनको ब्लेस करने वाले। तो मैंने यहाँ पे सत्संग किया, तो एक रजनी आंटी है, जो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, नई संगत लेकिन बहुत वेल कनेक्टेड विद गुरुजी। तो वो आई और वो काफ़ी लेट भी आई। वो 12:30 का सत्संग था, तो वो सवा 1 के करीब-करीब 1 सवा 1 के करीब हुई। तो उसके बाद जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो कहा कि आंटी आज ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ जन्मदिन है? बड़े ऐसे पूछा। मैं कहा हाँ जी, हाँ जी। तो कहते दोनों ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? मैं कहा हाँ जी। आज ही? मैं कहा हाँ जी। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। मेरा रब, मेरा परमात्मा, मेरा सच्चा बादशाह, मेरा सतगुरु मेरे बच्चों की बधाइयाँ दे रहे हैं, तो माँ तो निहाल ही होएगी ना कि इतनी कृपा मेरे सच्चे बादशाह, मेरे सतगुरु की कि वो मेरे बच्चों की उसपे पता है उनको तो कि किस उसमें वो सत्संग किया जा रहा है। तो सिर्फ बताने का वही है कि जिस उससे करते हैं गुरुजी उस चीज़ को भी कैसे हमारे पूरा करते हैं, हम बता नहीं सकते। गुरुजी की बस अब मैं समाप्त करती हूँ अपना सत्संग सिर्फ एक लास्ट छोटे से सत्संग के साथ कि ऋषभ के अंकित की उसमें तो महसूस हुई, लेकिन ऋषभ के शादी में गुरुजी की प्रेज़ेंस, इमेंस प्रेज़ेंस महसूस हुई। और जब हमने एनवेलप्स खोले, तो जो पहला एनवेलप मिला वो हमें गुरुजी का था। That was golden envelope with that more punk and a very good second का amount in that. जैसे गुरुजी देते थे नए-नए नोट, बिल्कुल वो। तो जितना भी हम गुणगान करें, जितना भी हम उनका शुक्राना करें, वो बहुत, बहुत, बहुत कम है। अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और गुरुजी बहुत गलतियाँ करते हैं ज़ुबानों, मुँहों, इन कर्मों से, वो सब हमारी बख्शना गुरुजी अपने चरणी लाए रखें। आपका शुक्राना करते रहे, आपका नाम